हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द चैनल हमारी एकेडमी। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमने स्टार्ट की थी यूनिट 2 डेटाबेस क्वेरी यूजिंग माई एसक्यूएल, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था किस तरीके से माई एसक्यूएल को इंस्टॉल किया जाता है। और उसके बाद मैं गायब हो गया था कुछ दिनों के लिए और मैं वापस लौट आया हूं। और आप लोगों को लग रहा होगा कि सर पता नहीं कहाँ चले गए, क्या पता वो स्टार्ट करेंगे कि नहीं करेंगे यूनिट। तो मैं बना रहा था आप लोगों के लिए ये वन शॉट वीडियो, जिसमें मैंने कवर किए हैं पूरे के पूरे जो हमारे यूनिट 2 के टॉपिक्स हैं, पूरा का पूरा सिलेबस मैंने इस सिंगल वीडियो में कवर कर दिया है। साथ में पूरे के पूरे जो हमारे सिलेबस हैं उसको मैंने प्रैक्टिकली भी इसी वीडियो के अंदर समझाया हुआ है। सो यदि आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो एग्जाम के टाइम आपको ये वाला वीडियो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मैथ फंक्शन, फिर हम पढ़ेंगे टेक्स्ट फंक्शन, फिर हम पढ़ेंगे डेट फंक्शन, फिर हम पढ़ने वाले हैं एग्रीगेट फंक्शन और साथ में हम पढ़ेंगे ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले यदि अभी तक आप चैनल पे नए हैं और आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे नहीं किया है तो आप हो सकता है कुछ वीडियोस को मिस कर दें। तो बेहतर होगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें या नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है हमारा मैथ फंक्शन, जो कि हमारे माई एसक्यूएल का है। ठीक है, तो मैथ फंक्शन का क्या काम होता है? मैथ फंक्शन इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन डाटा। यानी कि आसान भाषा में यदि मैं कहूं इस डेफिनेशन को छोड़ के कि मैथ फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, माई एसक्यूएल में मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के बहुत सारे मैथ फंक्शन होते हैं इस तरीके के, टेन थीटा निकालना है, साइन थीटा निकालना है, ठीक है, पावर निकालना है, एवरेज निकालना है, राउंड ऑफ करना है। तो जितने भी मैथ्स के काम रहते हैं ना, हमको यदि माई एसक्यूएल में परफॉर्म करना रहता है तो माई एसक्यूएल ने कुछ बने बनाए फंक्शंस दिए गए हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, मैथ फंक्शन। ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। अब आ जाते हैं हमारे सिलेबस में कौन कौन से मैथ फंक्शन है, पावर, राउंड एंड मोड। ठीक है, तो हम सिर्फ ये तीन ही समझेंगे और यदि हमको लगेगा कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो हम बाद में उसको अलग से रिवीजन टाइम के देखेंगे। लेकिन हमारे सिलेबस में ये तीन ही है तो हम इससे ज्यादा पढ़ें क्यों? ठीक है, तो अभी हमको सिर्फ पावर, राउंड और मॉड जो हमारे फंक्शंस हैं, यही तीन मैथ फंक्शन हमारे मैथ फंक्शन है हमारे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मैथ फंक्शन जो कि है हमारा पावर। ठीक है, पावर को हम लिखा जाता है पावर एक्स कॉमा वाई। ठीक है, जो हमारा फंक्शन है ये दो पैरामीटर लेता है एक्स कॉमा वाई, जिसमें एक्स और वाई दोनों ही कैसे हैं, न्यूमेरिक। ठीक है, तो न्यूमेरिक है मतलब ये कैसी वैल्यू लेंगे, इंटीजर टाइप की वैल्यू लेंगे। अब देख लेते हैं कि पावर फंक्शन करता क्या है। दिस फंक्शन रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ एक्स रेज्ड टू द पावर ऑफ वाई। यानी कि x पे यदि हम कोई भी नंबर देंगे, मतलब x की कोई भी वैल्यू देंगे और y की जगह कोई भी वैल्यू देंगे, तो वो क्या करेगा, x टू दी पावर y। ठीक है, वो जो भी हम नंबर देंगे उसकी पावर कितनी कर देगा, जितनी वैल्यू हम y की देंगे। आसान भाषा में कहने का मतलब कि हमें 2 की पावर निकालनी है 3 टाइम्स, मतलब 2 की पावर 3 करना है, तो हम क्या लिखेंगे, x जगह 2 लिखेंगे, कॉमा y की जगह क्या लिखेंगे, 3। यानी कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। यानी कि 2 कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स मल्टीपल हो जाएगा। यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो पावर फंक्शन का क्या काम है, पावर फंक्शन का काम है किसी भी नंबर की कितनी भी पावर निकालना। हम किसके फंक्शन से यूज कर सकते हैं, पावर फंक्शन से हम यूज करके क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर की कितनी भी पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई थ्योरी बात, डेफिनेशन भी समझा दी। अब आते हैं हमारे प्रैक्टिकल पार्ट पे। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे हमारे माई एसक्यूएल में। इसको किस तरीके से यहाँ तक पहुँचना है मैंने कई बार बता चुका है वीडियोस में, और नहीं आपको नहीं पता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे हमने माई एसक्यूएल को इंस्टॉल किया और यहाँ तक हम पहुँच गए थे। तो चलिए करते हैं फंक्शन जो कि हमारा है पावर। तो पावर फंक्शन चलाने के लिए जब ये सारे फंक्शन है ना, हम सिलेक्ट की मदद से चला सकते हैं। तो हम लिखते हैं सिलेक्ट और हम लिखेंगे पावर, POWER। ठीक है, कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि केस इंसेंटिव लैंग्वेज है। मैंने लिखा 2,3। अब पहले तो मैं समझा दूं 2,3 का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर कितनी निकालनी है, 3, यानी 2 रेज टू दी पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो हमने यदि ये चलाया तो क्या होगा, 2 रेज टू दी पावर 3 वो हमको एज आउटपुट दे देगा। और 2 की पावर 3 कितनी होती है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, मैंने बताया था 8। तो इसने आउटपुट में हमें क्या दिया है, 8। ठीक है, तो ये था हमारा पावर फंक्शन। आसान भाषा में हमें डेफिनेशन लिखने को आएगी तो हम क्या लिखेंगे, चाहो तो आप PDF से भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे, दिस फंक्शन रिटर्न द वैल्यू ऑफ x रेज टू द पावर ऑफ y। ठीक है, x की वैल्यू कितनी पावर कर देगा,
y की, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, उसकी पावर निकाल के दे देगा, x की पावर y, ठीक है। तो ये पावर फंक्शन करता है कि किसी भी नंबर की हमको कितनी पावर निकालना है वो हमको निकाल के दे देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन है हमारा राउंड फंक्शन, ठीक है। पावर तो नाम से ही पता है, पावर की डेफिनेशन कभी भूलोगे नहीं कि पावर, नंबर की पावर निकालना है तो हम कितने टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उतनी पावर हम उसको दे देंगे तो उसका पावर निकाल के दे देगा, ठीक है। अब राउंड फंक्शन भी नाम से चल रहा है, क्या है, राउंड फंक्शन इज यूज्ड टू राउंड ऑफ द वैल्यू टू द होल इंटीजर दैट इज नियरेस्ट टू इट। यानी कि राउंड फंक्शन का काम क्या है कि हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज है जो किस फॉर्म में, पॉइंट्स के फॉर्म में या बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि वो पॉइंट्स की वैल्यू किस फॉर्म में आ जाए, हमारे राउंड ऑफ होके एक इंटीजर वैल्यू हमारी बन जाए, यानी कि 1 2 3 4 टाइप की कुछ वैल्यूज बन जाए, ठीक है। यदि पॉइंट्स में है तो हम क्या करेंगे, उसको राउंड ऑफ करेंगे, मतलब कि जो नियरेस्ट होल नंबर पे उसको राउंड ऑफ करेंगे, उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है राउंड फंक्शन, ठीक है। तो x की जगह हम वो वैल्यू देंगे जिसको राउंड ऑफ करना है और उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो क्या करेगा, जो भी पॉइंट वैल्यू रहेगी उसको नियरेस्ट होल नंबर पे क्या कर देगा, राउंड ऑफ करके हमको दे देगा, ठीक है। चला के देखें तो आ जाते हैं हमारे फिर से इसी MySQL पे, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल अप कर देता हूं, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट, और इसमें हम लिखेंगे राउंड, और इसमें मैं लिख देता हूं कुछ वैल्यू, जैसे कि मैंने लिखा 33.67, ठीक है। अब 33.67 लिखने के बाद यदि मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो आपको क्या दिखेगा कि जो 33.67 था वो अब राउंड ऑफ होके कितना आ गया है हमारे पास आउटपुट 34। अब ये 33 से 34 क्यों आया है, ठीक है, क्योंकि इसने देखा कि 33.67 के ज्यादा पास कौन है, 34 है कि 33 है, तो ज्यादा पास कौन है, 34 है, इंटीजर वैल्यू की बात हो रही है। तो 33.67 जो हमारा पॉइंट वाला नंबर है वो किसके ज्यादा पास है, 33 के ज्यादा पास है कि 34 के ज्यादा पास है, तो ये हमारा पास है 34 के, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको राउंड ऑफ करके कितना कर दिया है, 34, ओके। अब मैं इसी का यदि एक और एग्जांपल करूं कि 33.45 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करता हूं, तो अब यदि आप आउटपुट की तरफ देखोगे तो 33.45 जो हुआ है राउंड ऑफ होके कितना आया है, 33 आया। क्यों, क्योंकि 33.45 के जो नियरेस्ट इंटीजर है वो क्या है हमारा 33 है, ना कि 34 है, इसलिए अब ये राउंड ऑफ होके कितना आ गया हमारा 33। तो राउंड फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि जो भी हमारी पॉइंट्स वाली वैल्यू रहती है उसको राउंड ऑफ करके हमें दे देता है, और किस पे राउंड ऑफ करता है, वह इंटीजर जो उसके ज्यादा पास होगा, ठीक है। तो ये क्या काम होता है हमारा राउंड फंक्शन का, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। पावर फंक्शन पावर निकाल के देता है, राउंड ऑफ फंक्शन जो भी पॉइंट वाली वैल्यू उसको राउंड ऑफ करके दे देता है। ये दो हो गए हमारे मैथ फंक्शन। अब आ जाए हमारे तीसरे मैथ फंक्शन पे, जो कि है हमारा मॉड, ठीक है। मॉड शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, मॉड का मतलब होता है मॉड्यूलस, ठीक है, और मॉड्यूलस का मतलब होता है रिमाइंडर, ठीक है। जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड होने के बाद आखिरी में जो बचता है उसे क्या कहते हैं, मॉड्यूलस कहते हैं। यानी कि 4 को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 2 2 जा 4, 4 से 4 माइनस होता है, रिमाइंडर कितना बचता है, 0 बचता है, ठीक है। ये क्या होता है, रिमाइंडर, मतलब कि सब कुछ कटने पिटने के बाद कोशेंट तो जितने टाइम्स किया उसको बोलते हैं, और रिमाइंडर जो आखिरी में बचता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, रिमाइंडर। हमने भी पढ़ा हुआ, ठीक है। ये जो 2 से पूरे डिवाइड हो जाते हैं रिमाइंडर 0 आता है, वो कौन से नंबर होते हैं, इवन नंबर। जो 2 से पूरे डिवाइड नहीं होते हैं, आखिरी में रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाता है, वो क्या होते हैं, ऑड नंबर। ये हमने पढ़ रखा है। तो उस रिमाइंडर को निकालने के लिए जो हमारे पास फंक्शन है उसे क्या कहते हैं, मॉड, यानी कि मॉड्यूलस, ठीक है। मॉड्यूलस निकालने के लिए आ जाते हैं हमारे फिर से यहाँ पे हमारा MySQL जो हमारा है, इसमें हम लिखेंगे सिलेक्ट, SELECT होता है सिलेक्ट, ठीक है, और इसमें हम लिखेंगे मॉड, और इसमें लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय 2। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, 4,2, यानी कि 4 को 2 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर आता है, ठीक है। तो हमको सबको मालूम है 4 को 2 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, 0। तो मैंने क्या लिखा, मॉडुलस ऑफ 4,2, तो इसका आउटपुट हमारे पास आ गया कितना, 2, ओके। अब एक बात और बता देते हैं, हम सब तरीके से करके देखेंगे। अब मॉडुलस में मैं क्या लिखता हूं, यहां पे जाता हूं और इसको लिख देता हूं 5। अब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे,
5 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 5 माइनस 4 कितना आएगा 1। मतलब कि 5 को 2 से डिवाइड करने पे कितना आता है रिमाइंडर, अभी देख लेते हैं कितना आता है रिमाइंडर। ये गया मैं आखिरी में और ये हमारा इंटर, कितना आया 1। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई होगी पिक्चर की हम क्या कर सकते हैं मॉड फंक्शन से कि दो नंबर को डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आता है वो हम किससे निकाल सकते हैं, मॉड फंक्शन से। ठीक है, क्लियर। तो ये थे हमारे तीनों के तीनों मैथ फंक्शन जो हमारे कोर्स में थे। पावर फंक्शन किसी भी नंबर की पावर निकाल के दे देता है, राउंड फंक्शन किसी भी पॉइंट वाली वैल्यूज को नियरेस्ट इंटीजर पे राउंड ऑफ करके दे देता है, और मॉड फंक्शन क्या करता है, दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर निकाल के हमको एज ए आउटपुट दे देता है। और यहां पे खत्म होते हैं हमारे मैथ फंक्शंस। अब आते हैं हमारे पास टेक्स्ट फंक्शन। अब ये देखो टेक्स्ट फंक्शन मैथ फंक्शन और मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए होता था, तो टेक्स्ट फंक्शंस क्या करने के लिए होता होगा। टेक्स्ट फंक्शंस जो हमारे हैं वो जो हमारे पास टेक्स्ट या स्ट्रिंग वैल्यू है उनको मैनिपुलेट करने के लिए यूज होता है। यानी कि टेक्स्ट के ऊपर कुछ भी चीज करना रहता है हमको, कैपिटल लेटर में है टेक्स्ट तो उसको स्मॉल करना है, स्मॉल में है तो उसको कैपिटल करना है। ठीक है, लेफ्ट से 4 अक्षर चाहिए तो वो कैसे करेंगे, राइट से 4 अक्षर चाहिए तो वो कैसे करेंगे, बीच में से अल्फाबेट चाहिए तो वो कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजों के लिए माई एसक्यूएल में कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, टेक्स्ट फंक्शन, और इन्हीं को एक और नाम से जाना जाता है स्ट्रिंग फंक्शन। तो देख लेते हैं लाइन बाय लाइन कि ये क्या क्या करते हैं, और ये तो और भी ज्यादा आसान है मैथ फंक्शन से। ठीक है, द टेक्स्ट फंक्शन इन एसक्यूएल आर यूज्ड टू मैनिपुलेशन ऑफ स्ट्रिंग वैल्यूज। ठीक है, जो स्ट्रिंग वैल्यूज हैं यानी कि किसी का नाम लिखा है, सरनेम लिखा है, उनको क्या करना है, मैनिपुलेट करना है। यानी कि ये जो अक्षर वक्षर लिखे हुए हैं ना, ये भी सब, इनको यदि हमें कुछ भी चेंज करना है तो हमारे पास माई एसक्यूएल में कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, टेक्स्ट फंक्शन। तो इनमें से हमारे सिलेबस में कौन से हैं, यू केस, या इसी को कहा जाता है अपर फंक्शन। ये स्लैश लगे मतलब कि ये दोनों एक ही काम करते हैं और बस इनके नाम अलग अलग हैं। ठीक है, तो अपर लिखो चाहे यू केस लिखो, हम दोनों करके देखेंगे, घबराओ मत। तो यू केस और अपर ये दोनों फंक्शन का क्या काम है। अब पहले तो देख लेते हैं ये यू केस का मतलब क्या होता है। यू होता है अपर, यू का मतलब क्या होता है अपर, और केस मतलब होता है केस। अपर केस तो आपने पढ़ा ही होगा, अपर केस मतलब होता है बड़ी एबीसीडी। मतलब कि जब भी हमें किसी भी टेक्स्ट को कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करना है तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, यू केस। याद रखोगे जो नाम है उसी में ही चेंज होगा, नहीं तो कुछ लोग उल्टा कराते हैं। ठीक है, कि यू केस लिखा है मतलब क्या होगा, वो अपर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अपर मतलब अपर केस में कन्वर्ट करेगा किसी भी लेटर्स को, यदि स्मॉल में लिखे हैं तो उनको कैपिटल में कर देगा। ठीक है, तो अपर फंक्शन क्या करता है, ऑल द कैरेक्टर्स इन लोअर केस आर कन्वर्टेड टू अपर केस बाय दिस फंक्शन। ठीक है, कि जो भी लोअर केस में लिखे होंगे अल्फाबेट्स उनको वो अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर हुआ, लगे हाथ अपन लोअर केस भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, और दोनों को वहां पे एग्जीक्यूट करेंगे। अब आते हैं एल केस। एल केस का क्या काम है, एल मतलब होता है लोअर केस, यानी कि और या फिर हम लिख सकते हैं लोअर। क्या काम करता है ये, ऑल द कैरेक्टर्स इन अपर केस आर कन्वर्टेड टू लोअर केस बाय दिस फंक्शन। यानी कि कोई चीज कैपिटल्स में लिखी हुई है, अब हमें चाहिए वो स्मॉल लेटर्स में, तो हम क्या करेंगे, लोअर फंक्शन लगाएंगे और उस लेटर्स को दे देंगे, वहां पे पास कर देंगे, या सीधे सीधे कॉलम का नेम पास कर देंगे। तो वो पूरे के पूरे कॉलम में जितने भी कैपिटल लेटर्स में कुछ भी लिखा होगा वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट होकर एज ए आउटपुट हमको दिखाई देंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको शॉर्ट में कि किस तरीके से ये होता है। आते हैं हमारे माई एसक्यूएल में, और मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करता हूं और लिखेंगे सिलेक्ट, और मैं इसमें लिख देता हूं अपर। पहले अपर लिख के देख लेते हैं, फिर यूकेस लिख के देखेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग है यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, अपर लिख रहे हैं मतलब कि इसमें स्मॉल वैल्यू लिखना है, हम लिख देते हैं वही अपना हमारी एकेडमी। ठीक है, और ये किया अपन ने ब्रैकेट, और ये इंटर मारा, और ये इंटर मारा। क्या लिखा आया, हमने दिया था हमारी एकेडमी स्मॉल लेटर में, किस फंक्शन के अंदर, अपर फंक्शन के अंदर, दिख रहा होगा सबको। और जब हमारा आउटपुट आया तो यहाँ पे लिखा आया है हमारी एकेडमी कैपिटल लेटर्स में, यानी कि इसने क्या किया, जो भी स्मॉल लेटर्स थे उसको कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब आते हैं इसी के फंक्शन में यूकेस के बारे में पढ़ लेते हैं। अपर लिखो चाहे यूकेस लिखो, बात एक ही है। तो सर यहाँ पे करके दिखाओ, हमें यकीन नहीं होता आप पे। तो हमने लिखा है यूकेस। ठीक है, और फिर से यहाँ पे सर गए लास्ट में, और यहाँ पे इंटर करेंगे। यदि कैपिटल लेटर्स में नहीं आया तो चैनल बंद, यहाँ पे आ चुका है।
ठीक है। तो ये आया हमारा सिलेक्ट यू केस, यानी कि चाहे यू केस लिखो चाहे अपर फंक्शन लिखो, वो क्या करेगा, छोटी एबीसीडी को बड़ी एबीसीडी में कन्वर्ट कर देगा। अब क्या होगा यदि हम इसमें कुछ लेटर्स कैपिटल लिख दें, कुछ लेटर्स बड़े लिख दें, कि मैंने लिख दिया भैया हमारी एकेडमी का तो हमारा एच कैपिटल रहता है और एकेडमी का ए कैपिटल रहता है। अब यदि इसका आउटपुट आएगा तो क्या आएगा, ठीक है, तो कुछ नया फर्क नहीं पड़ने वाला, कैपिटल तो कैपिटल ही रहेंगे, स्मॉल को वो कैपिटल करके दे देगा। कुल मिला के बात ये होगी कि वो जितना भी उसको स्मॉल लेटर में मिलेंगे उनको कैपिटल कर देगा, और कैपिटल तो कैपिटल है ही, ठीक है। और सेम काम वो करेगा हमारा एल केस वाला। अब लोअर केस पे आ जाते हैं। अब अपन लिख देते हैं हमारी एकेडमी को यहाँ पे कैपिटल लेटर में, HAMARI हमारी एकेडमी, ये हो गया हमारी एकेडमी कैपिटल में, और हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं यू केस की जगह एल केस, कि भैया इनको छोटी एबीसीडी में कन्वर्ट कर दो। अब देखो यहाँ पे एल मेरा कैपिटल है और लेकिन केस का स्मॉल मैंने लिख दिया। अब देखते हैं कि भैया ये केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब कि कुछ भी कैसे भी लिख दो ये तो चलेगी ही, तो गलती से मैंने लिख दिया। अब चलो कैप्स लॉक ऑन था, एंटर मारे, किया, एग्जीक्यूट हुआ, क्या एरर दी उसने एल केस फंक्शन में? नहीं, वो एरर नहीं देगा, ठीक है। तो कुछ भी लिखो कैसे भी लिखो, एल केस फंक्शन मैंने आधा कैपिटल लिख दिया आधा स्मॉल लिख दिया, पर वो अपना काम करेगा। क्या काम करेगा? एल केस फंक्शन काम करेगा कि वो कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर रहा है। हाँ, हमारी एकेडमी हमारा यहाँ पे कैपिटल में लिखा था, हाँ सर लिखा था, और जब आउटपुट आया तो किस में लिखा मिला हमको? स्मॉल लेटर्स में मिला, ठीक है। और करके दिखाना जरूरी है क्या? चलो दिखाई देते हैं। और चाहो तो एल केस की जगह क्या लिख सकते हैं हम? लोअर लिख सकते हैं, लोअर फंक्शन भी वही करेगा, LOWER। तो इसको यदि हम यहाँ पे जाके एंटर मारेंगे तो फिर से हमारा आउटपुट क्या आएगा? स्मॉल लेटर। लोअर फंक्शन और यू केस फंक्शन दोनों कैपिटल को स्मॉल में कन्वर्ट करते हैं, और यू केस और अपर फंक्शन क्या करते हैं? जो भी स्मॉल एबीसीडी है उसको कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि हमने पहले एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। तो ये था हमारा एल केस एंड यू केस, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा मिड, सब स्ट्रिंग या सब एसटीआर। ये तीनों एक ही काम करते हैं, ठीक है। कौन सा फंक्शन है हमारा? मिड फंक्शन। अब जैसा कि आपको मालूम है कि नाम से चलते हैं सारे काम। अपर नाम था उसका अपर, तो वो अपर केस में कन्वर्ट कर देता था कैरेक्टर्स को। लोअर, उसका नाम लोअर था, तो वो कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देता था, यानी कि लोअर केस में कन्वर्ट कर देता था। अब इसका नाम क्या रख दिया? इसका नाम रख दिया मिड। मिड का मतलब तो होता है बीच। तो जब भी हमें बीच में से कुछ लेटर्स निकालना रहता है किसी स्ट्रिंग के, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? मिड। या फिर एक और नाम है इसका, क्या नाम रख दिया इनने? सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग सुना होगा, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ठीक है। और भी कुछ होते हैं सब वाले, इंजीनियर, सब इंजीनियर, ठीक है। तो वो क्या होते हैं? उसी में से जो उनके पार्ट होते हैं, मतलब कि उनके पार्ट यानी कि उनके ही जो सब डिवीजन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सब। जैसे कि इंस्पेक्टर से छोटा क्या होता है? सब इंस्पेक्टर होता है, ठीक है। इसी तरह स्ट्रिंग का एक छोटा सा टुकड़ा क्या होगा? सब स्ट्रिंग होगा, ठीक है। इसी तरह की जो हमारा स्ट्रिंग है उसमें से कोई भी एक छोटा सा टुकड़ा या छोटा सा पार्ट निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? मिड फंक्शन या सब स्ट्रिंग फंक्शन। और छोटा कर दें उसको तो सब एसटीआर, उसका मतलब भी सब स्ट्रिंग ही होता है। स्ट्रिंग को और उनने शॉर्ट कर दिया, एसटीआर लिख दिया स्ट्रिंग की जगह, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो चाहे मिड फंक्शन पूछ ले, चाहे सब स्ट्रिंग पूछ ले, या फिर सब एसटीआर पूछ ले, तीनों का काम क्या है? एक स्ट्रिंग में से एक पार्ट ऑफ स्ट्रिंग निकालने का काम है इनका। द मिड फंक्शन एक्सट्रैक्ट अ सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग। किसी स्ट्रिंग में से एक स्ट्रिंग यानी कि सब स्ट्रिंग निकालता है ये फंक्शन, ठीक है। अब कैसे निकालता है देख लो। मिड क्या लिखेंगे हम? मिड। फिर साथ में हम लिखेंगे एक स्ट्रिंग भैया जिसमें से अपने को कुछ भी निकालना है। फिर हम बताएंगे उसमें स्टार्ट कि भाई कहां से स्टार्ट करोगे, और बोलेंगे लेंथ कि कहां तक आपको कैरेक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। करके देखें, आ जाते हैं, ठीक है। तो ये तो समझ में आ ही गया क्लियर कि क्या करता है हमारा मिड, सब स्ट्रिंग और सब एसटीआर एक बड़ी सी स्ट्रिंग में से एक छोटी सी स्ट्रिंग या छोटा सा टुकड़ा हमको निकाल के दे देता है। अब आ जाते हैं हमारा सिलेक्ट। क्या लिखेंगे हम? SELECT सिलेक्ट। और हम यहाँ पे लिखने वाले हैं सब
string सब स्ट्रिंग, ठीक है, लिख दिया हमने सब स्ट्रिंग। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में वही हमारा जो नाम है हमारी एकेडमी, लिख दिया, ठीक है। अब स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? स्टार्टिंग हमको करनी है 0 से। मैं क्या लिख देता हूँ 0, ठीक है। कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर देखते हैं। मैंने लिखा 0, यानी कि स्टार्ट कहाँ से करो भैया? स्टार्ट करो 0 से और खत्म कहाँ करो? 0 1 2 3 4, हाँ 0 1 2 0, एक सेकेंड, 0 1 2 3 4 5 6, अपन 6 तक जा रहे हैं, ठीक है। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं कि आखिर हो क्या रहा है। ये तो हो गया हमारा, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूं, इंटर। क्या आया हमारे पास? कुछ भी नहीं आया। अब आप बोलोगे कि क्यों नहीं आया? क्योंकि स्टार्टिंग उसको मिला ही नहीं है। क्यों नहीं मिला है अभी हम बता रहे हैं, क्योंकि हमने क्या दिया था 0। अब आप बोलोगे कि सर 0 इसमें क्यों नहीं है, डेटा फ्रेम में था, सब में था। तो यहाँ पे जब भी हमारा स्ट्रिंग के केस होता है उस केस में हमारी जो गिनती है वो 1 से चालू होती है। ये बिल्कुल ध्यान में रखने के लिए इसलिए हमने एरर लाई है, ठीक है। तो याद रहेगा कहाँ से चालू होती है हमारी स्ट्रिंग में गिनती? 1 से चालू होगी, ठीक है। तो हमने क्या बोला, 1 से लेकर 6 तक के हमको क्या चाहिए? कैरेक्टर चाहिए। तो क्या लिखेंगे? 1,6, यानी कि 1 से स्टार्ट करो और कहां तक जाओ? 6 तक जाओ, जिसमें यहां से चालू होगा। कैसे होगा? ये हो गया हमारी का H1 2 3 4 5 6, हो गए 6। अब जब 1 से चालू किया था 6 तक गए थे तो क्या आया हमारे पास? हमारी, और हमारी को उसने एक्सट्रैक्ट करके दे दिया, यानी कि हमारी एकेडमी जो पूरा था उसमें से क्या निकाल के दे दिया? सिर्फ हमारी निकाल के दे दिया, ठीक है। तो ये कैसे हो क्या आया? हमने एक बड़ी स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग निकाल ली। तो ऐसा जब भी करना रहता है तो हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं सब स्ट्रिंग, या फिर मिड फंक्शन, या फिर हम यूज करते हैं सब str, ठीक है। सब str लिख दूं यहाँ पे लिख दिया मैंने, सब स्ट्रिंग की जगह str लिख दिया। और हम फिर से इसको इंटर मार के देखेंगे, सेम आउटपुट आएगा। आया क्या? हाँ सेम आउटपुट आया, ठीक है। और साथ ही यदि हम यहाँ पे मिड फंक्शन लिख देंगे तो मिड फंक्शन का भी वही काम है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? mid मिड, और बाकी सब पूरा सिंटैक्स सेम है, ठीक है। इसको भी इंटर मारेंगे तब भी सेम आउटपुट आया। क्लियर? तो जब भी हमें क्या करना होगा, एक बड़ी स्ट्रिंग में से स्मॉल स्ट्रिंग निकालनी रहेगी तो हम किसका यूज करेंगे? मिड। ये तो मैंने स्टार्टिंग से लिया था, चलो बीचों बीच से निकाल देते कि सर तो बोल रहे थे बीच में से, इन्होंने तो स्टार्टिंग से निकाल के दे दिया। तो अब मुझे चाहिए बीच में से, अपन को रिया निकालना है, ठीक है। यहाँ पे रिया, किसी का नाम तो नहीं है रिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, ये रिया, हमें चाहिए ये रिया वर्ड। तो अब रिया को देख लेते हैं, रिया कौन से अल्फाबेट से चालू हो रही है? 1 2 3 4 5 से चालू हो रही है रिया, 5 6 7, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा भैया 5 से चालू करना है और जाना कहाँ तक नहीं है, ये है कितने अल्फाबेट लेने हैं। तो कितने अल्फाबेट लेने हैं? 3 अल्फाबेट लेने हैं। कितने अल्फाबेट लेने हैं? 3 अल्फाबेट लेने हैं, ठीक है। 1 से स्टार्ट करना है और 6 अल्फाबेट लेना था उधर, और यहाँ 5 से स्टार्ट करना है और 3 तक जाना है, यानी कि 3 स्टेप जाना है, ठीक है। हमने उसमें देखा था हमारे पीडीएफ में, ये क्या था? लेंथ, मतलब कि कितनी लेंथ लेनी है हमको, ठीक है। तो 3 देंगे तो 3 तक लेंथ लेगा, तो 5 से स्टार्ट करेगा और 3 तक लेंथ लेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको, इंटर मार के इसको लास्ट में लाएं, इंटर किए, क्या आया हमारे पास? रिया। यानी कि ये क्या था हमारा? स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करना है और 5 से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट कर दिया और 3 कैरेक्टर लो, 1 2 3। तो ये क्या हो गया हमारा? रिया उसने ले लिया, ठीक है। और ऊपर वाले केस में मैं यदि बात करूं तो हमने 1 से स्टार्ट किया था और कितने कैरेक्टर लेने थे? 6 कैरेक्टर जहां हो जाएंगे रुक जाएंगे। एक तो ये खुद ही है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर हुआ? तो ये क्या था? स्टार्ट, और ये क्या था हमारा? लेंथ, यानी कि कितने कैरेक्टर हमको लेने हैं। क्लियर हुआ? चलिए आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा है यू केस हो गया, एल केस हो गया, मिड, सब स्ट्रिंग और सब str। ये तीनों के तीनों एक ही काम करते हैं, तो ये वाले हमारे तीनों के तीनों फंक्शन हो गए, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन, अपर केस जो भी हमारे स्ट्रिंग है उसको अपर केस में कन्वर्ट करता है, लोअर फंक्शन जो भी हमारी स्ट्रिंग है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करता है, और मिड फंक्शन हमको किसी भी स्ट्रिंग में से एक सब स्ट्रिंग निकाल के
दे देता है। ठीक है, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब आते हैं हमारे पास लेंथ फंक्शन। ठीक है, अब देखो और भी आसान होते जा रहा है। लेंथ फंक्शन, इसका नाम सुनो, लेंथ, लेंथ मतलब होती है लंबाई। अब ये कौन सा फंक्शन है? टेक्स्ट फंक्शन है, तो ये किसकी लंबाई देगा? टेक्स्ट की लंबाई देगा। तो लेंथ फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग कितनी लंबी है वो हमें पता करना है। तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? लेंथ फंक्शन। आ जाओ हमारे प्रैक्टिकल पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे ये हमने पहुंचा यहाँ पे और लिखा सिलेक्ट। सिलेक्ट में हमने लिखा लेंथ, LENGTH। हमें बताओ LENGTH लेंथ, किसकी लेंथ बताओ? इसी की पूछ लें, HAMARIACADEMY अकेडमी। और ये हमने किया इन्वर्टेड, ये लिखा हमने ब्रैकेट लगाए और इंटर मारा। कितनी लेंथ है भाई? 13 कैरेक्टर का है। आज ही मुझे पता चला, देख लेते हैं गिन के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हाँ, जो हमारी एकेडमी है उसमें 13 लेटर्स हैं। और यदि हम इसको लेंथ फंक्शन के अंदर लिख देते हैं तो हमें एक एक करके गिनने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली बता देगा कि भैया आपका जो भी स्ट्रिंग है उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं? 13 कैरेक्टर्स हैं। ओके, सो यदि हमको किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो कौन सा फंक्शन हम यूज करेंगे? लेंथ। इससे ज्यादा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता और ना ही करने की जरूरत है। लेंथ फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, की जो भी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ हमको फाइंड आउट करना है तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? लेंथ फंक्शन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट है फंक्शन हमारा लेफ्ट फंक्शन। अब पढ़ लो इसको, क्या है लेफ्ट फंक्शन? द लेफ्ट फंक्शन एक्सट्रैक्ट अ नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम अ स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट फंक्शन क्या करता है कि जितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग हम उसको देंगे, सॉरी जितने नंबर ऑफ अल्फाबेट हम उसको देंगे उतने वो लेफ्ट से निकाल के दे देगा। ठीक है, क्या है उसका नाम? लेफ्ट। तो लेफ्ट फंक्शन क्या करता है? जितना हम उसको नंबर देंगे, हमने लिखा 3 तो वो लेफ्ट से 3 कैरेक्टर दे देगा। हम उसको देंगे 4 तो वो 4 निकाल के दे देगा। हम उसको देंगे 5 तो वो लेफ्ट से ही 5 जो लेटर्स है वो हमको निकाल के दे देगा। इसी तरह राइट है कि राइट फंक्शन क्या करेगा? राइट फंक्शन एक्सट्रैक्ट ए नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम अ स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट। वो राइट से चालू करेगा। एक उसको देंगे तो वो एक अल्फाबेट निकाल के दे देगा राइट से। 2 देंगे तो 2 निकाल के दे देगा। 3 देंगे तो 3 निकाल के दे देगा। समझ में आया? लेफ्ट क्या करता है? लेफ्ट फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, गिव द एक्सट्रैक्ट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रिंग। और राइट फंक्शन क्या करता है? राइट फंक्शन एक्सट्रैक्ट द नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द राइट ऑफ द स्ट्रिंग। लेफ्ट फंक्शन लेफ्ट से कैरेक्टर निकाल के दे देता है जितना उसको बोलते हैं, और राइट फंक्शन राइट से कैरेक्टर निकाल के दे देता है जितना उसको बोलते हैं। अपने मन से नहीं करता है वो, जितना उसको बोलेंगे उतना ही निकाल के देगा। कैसे निकाल के देगा अभी देख लेते हैं हमारे प्रैक्टिकल पार्ट में। तो आ जाते हैं हमारे इधर पे। हमने लिखा सिलेक्ट, जो कि हम हमेशा लिखते हैं, हमने लिखा लेफ्ट, और इसके अंदर हमने लिखी एक स्ट्रिंग ये। ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, स्ट्रिंग हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखी जाती है। हमारी, बहुत तेज हो गया, हमारी HAMARI अकेडमी, ACADEMY अकेडमी। ठीक है, हमारी अकेडमी लिखा हमने, और लेफ्ट के बाद हमने लिखा कि हमें चाहिए हमर, हमर चाहिए। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 करके लिख दिया हमने 4। ठीक है, 4 में हमने क्या किया कि लेफ्ट हमारी अकेडमी कॉमा 4 हमने उसको बताया कि क्या है, कितने लेटर निकालो लेफ्ट में से 4। ठीक है, स्ट्रिंग तो दी और कॉमा लगा के हमने क्या बताया, कितने लेटर हमें चाहिए, तो वो हमने स्पेसिफाई कर दिए। मारो इंटर, कितना आया? हमा। कितना आया? हमा। तो 1 2 3 4 कितने लेटर आ गए? लेफ्ट से उसने कितने निकाल के दे दिए? 4। ठीक है, तो अभी हमर बोल रहा था क्या निकाल के देगा वो? सिर्फ हमा, क्योंकि हमने उसको 4 लेटर ही बोला है कि भैया लेफ्ट से 4 निकाल के दो। हमर चाहिए तो हम क्या कर देंगे, लेफ्ट से उसको बोल देंगे भैया 5 ले लो, तो वो हमर निकाल के दे देगा। और हमारी चाहिए तो हम लिख देंगे यहाँ पे 6, तो वो हमारी दे देगा। ठीक है, इस तरीके से हम अलग अलग वैल्यूज देंगे तो उतने उतने कैरेक्टर हमको कहाँ से दे देगा? लेफ्ट से निकाल के दे देगा। हमने 6 लिखा तो लेफ्ट से 6 कैरेक्टर आ गए। ठीक है, क्लियर हुआ? तो लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, वो लेफ्ट से जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हम उसको बोलते हैं उतने कैरेक्टर हमको लेफ्ट से निकाल के दे देता है। अब सेम फंक्शन राइट करेगा कि मैंने राइट से लिख दिया, यहां लिख दूंगा मैं राइट, RIGHT राइट।
अब राइट से हमें चाहिए सपोज एकेडमी, कितने लेटर निकालने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जब हम राइट लिख के 7 लिखेंगे तो वो राइट से हमको क्या करेगा, 7 लेटर निकाल के दे देगा। तो हमें चाहिए था एकेडमी, तो हमने क्या किया, (7) लिखा और इंटर मार दिया। तो हमें क्या मिला यहाँ पे देखो, एज अ आउटपुट एकेडमी मिल गया। और एकेडमी क्यों मिला, क्योंकि ये पीछे से हमको कैरेक्टर निकाल के दे रहा है। ठीक है, तो पीछे से 7 कैरेक्टर गिनेगा और वो हमको स्ट्रिंग में से निकाल के दे देगा। आएगा सीधा, ये नहीं कि YMEDACA आएगा आंसर, नहीं आएगा कैसा, सीधा ही आउटपुट आएगा। ठीक है, लेकिन वो राइट से चालू करेगा और राइट से कैरेक्टर गिन के हमको 7 लेटर का एक अल्फाबेट दे देगा पीछे से। ठीक है, तो ये क्रिएट कर, आप समझ में आया। राइट फंक्शन और लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, लेफ्ट फंक्शन लेफ्ट से नंबर ऑफ कैरेक्टर निकाल के दे देगा जितना हम उसको बोलेंगे, और राइट फंक्शन क्या करेगा, राइट से ही उतने कैरेक्टर निकाल के दे देगा। 7 बोलेंगे तो 7 निकालेगा, 6 बोलेंगे तो 6 बोलेगा, जैसा हम बोलेंगे वो वैसा करेगा। एक और चीज देख लेते हैं कि भाई हम कुछ बोलते ही नहीं है तो कुछ निकालता है कि नहीं निकालता। या अपन ने बोला कि भाई हम बता ही नहीं रहे तुमको कि कुछ निकालना है कि नहीं। क्या बोला, यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल करस्पॉन्डिंग द, मतलब एरर आ गई। ठीक है, मतलब हमको बताना पड़ेगा उसको कि कितने कैरेक्टर्स उसको निकालने हैं। कॉमा लगा के यदि 0 लिखें तो क्या करता है, वो कुछ भी नहीं निकालेगा, क्योंकि राइट में से 0 निकालेगा मतलब कोई अल्फाबेट ही नहीं मिलना उसको। ठीक है, 1 निकालेंगे तो जरूर आ जाएगा, 1 निकालेंगे तो सिर्फ हमें Y दे देगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो लेफ्ट फंक्शन लेफ्ट से जितने कैरेक्टर बोलेंगे वो निकाल के दे देगा, राइट फंक्शन राइट से जितने कैरेक्टर बोलेंगे वो निकाल के दे देगा। ठीक है, आते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जो है हमारा इन str। ठीक है, अब इन str का क्या काम आ गया, द इन str फंक्शन रिटर्न द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ अ स्ट्रिंग इन अनदर स्ट्रिंग। ठीक है, अब देखो इन और लिखा है str, यानी कि इन स्ट्रिंग, ये शॉर्ट फॉर्म बना हुआ है। इन मतलब उसके अंदर, str मतलब स्ट्रिंग में। अब हमें कभी पता करना है कि एक स्ट्रिंग है उसके अंदर कोई पर्टिकुलर शब्द या पर्टिकुलर लेटर कौन से नंबर पे आता है, वो यदि हमको पता करना है तो हम क्या यूज करेंगे, इन str। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लो इसको जरा सा, द इन str फंक्शन रिटर्न द पोजीशन ऑफ फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ ए स्ट्रिंग इन अनदर स्ट्रिंग। ठीक है, कि जो हम उसको लेटर बोलेंगे वो किसी स्ट्रिंग में किस पोजीशन पे आ रहा है वो हमें पता करना है, तो हम क्या करेंगे, इन str का यूज करेंगे। दिस फंक्शन परफॉर्म अ केस इनसेंसिटिव सर्च, और ये केस इनसेंसिटिव सर्च करता है, यानी कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर कुछ भी दे दो वो उसको सर्च करके देगा। ठीक है, देखें इसको करके किस तरीके से होता है तो और भी क्लियर होगा। हम आते हैं हमारे MySQL पे और लिखेंगे सिलेक्ट SELECT सिलेक्ट, और इसमें लिखेंगे NSTR। ठीक है, NSTR में हमको पहले तो देना पड़ेगा कि कौन सी स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग में मैंने लिखा हमारी एकेडमी। ठीक है, अब हमारी एकेडमी मैंने लिखा, एक सेकेंड, हमारी एकेडमी लिखा। अब इसी में हम देंगे कॉमा लगा के हमको किसको सर्च करना है, तो मैंने लिख दिया कि हमारी एकेडमी में मैं चाहता हूं कि ये तो बहुत सारे हैं, आर, क्या बोल दिया मैंने, RIA, रिया है वो कौन से लेटर से स्टार्ट हो रहा है या कौन सी पोजीशन से जो हमारा रिया वर्ड है वो स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने ये क्या किया, हमारी एकेडमी दे दिया और बताया सेकंड पैरामीटर कि हमें ढूंढना है कि रिया कौन से नंबर से चालू हो रहा है या उसकी पोजीशन क्या है रिया की। तो मैंने इसको इंटर मारा तो उसने क्या बोला, 5वीं पोजीशन है भैया, जो रिया लिखा हुआ है लेटर वो कहां से चालू होता है, आपकी 5वें नंबर से। देख लेते 5वें से चालू हो रहा है कि नहीं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो समझ में आ गया कि ये कहां से चालू हो रहा है, 5वें नंबर से। अब जो भी करना है अपन कर लेंगे, कि इसको काटना है, एक्सट्रैक्ट करना है, जो भी फ्यूचर में अपने को ऑपरेशन करना है वो हम कर सकते हैं इसके बेसिस पे। बस हमें ये पता चल गया कि भैया जो रिया का जो आर है वो कहाँ से चालू हो रहा है, 5वें नंबर से चालू हो रहा है, या जो पूरा का पूरा जो रिया है वो कौन से नंबर से चालू हो रहा है। ठीक है, चाहते तो हम आर भी दे सकते थे, आर के केस में भी सेम आएगा आउटपुट कि आर कहाँ पे चालू हो रहा है, तो आर कौन से नंबर से चालू हो रहा है, 5वें नंबर से चालू हो रहा है। ठीक है, इसी तरह हमारी y कौन से नंबर पे है, y तो आखिरी है, तो अब देख लेते हैं y हमारा कौन से नंबर पे आता है, लास्ट में आएगा, तो ये 13th नंबर आएगा। ठीक है, तो वो बताएगा कि वो पर्टिकुलर वर्ड या वो पर्टिकुलर लेटर कौन सी पोजीशन पे है। यदि वो हमें फाइंड आउट करना है तो वो किससे पता चलेगा, इन str। इन str का मतलब
ये जो स्ट्रिंग है इसी के अंदर वो पार्टिकुलर वर्ड कौन सी पोजीशन पे है वो पता करना है, तो हम क्या यूज करते हैं, इन str फंक्शन। इन मतलब उसी में, इन मतलब बोलते हैं ना इनबॉक्स मतलब बॉक्स के अंदर, इन वेल मतलब कि कुएं के अंदर, इसी तरह इन str मतलब कि स्ट्रिंग के अंदर। अब स्ट्रिंग के अंदर भी हमको कौन सा लेटर कौन सी पोजीशन पे वो पता करना, तो हम क्या यूज करेंगे, इन str फंक्शन। ठीक है, ये सब नाम से ही बने हुए हैं। और ये y को खोज लिया उसने कि y भैया आपका यहाँ पे 13 पोजीशन पे था। तो ये था हमारा इन str फंक्शन। ठीक है, दिस परफॉर्म्स अ केस इंसेंसिटिव सर्च। केस इंसेंसिटिव के बारे में तो अपन ने पढ़ा ही नहीं है। केस इंसेंसिटिव के बारे में इधर देख लेते हैं अपन, y को कैपिटल लेटर में लिख देते हैं। अब देखते हैं कि ये क्या करने वाला है। इसको इंटर मारा तो भी ये क्या बोलेगा, y 13 नंबर पे है। तो क्या मतलब हुआ, कैपिटल लेटर दो उसको या स्मॉल लेटर दो, वो ढूंढ के बता देगा कि वो पर्टिकुलर लेटर कौन सी पोजीशन पे है। अब एक बात और, हाँ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात और है कि अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे तो बहुत सारे ए थे। ठीक है, कुछ के मन में आ रहा होगा कि सर हमने ए दे दिया तो ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, ए। अब सर आपके एकेडमी में बहुत सारे ए हैं, तो अब कौन सा नंबर आने वाला है। तो जब भी हम ऐसे नंबर बताते हैं जैसा, या ऐसा स्ट्रिंग बोल देते हैं या ऐसी वर्ड बोल देते हैं जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो फर्स्ट ऑकरेंस पढ़ा था उसमें, डेफिनेशन में लिखा हुआ है फर्स्ट ऑकरेंस मतलब कि जो सबसे पहला ऑकरेंस होगा वो उसी का नंबर देगा। तो देखेंगे ए पे कौन सा नंबर आता है, 2 आता है। तो सबसे पहले देखो कौन से नंबर पे आया, ए दूसरे नंबर पे आया, और बाकी सब के बारे में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कौन से नंबर पे है, सबसे पहली बार ए कौन से नंबर पे आया, सेकंड पोजीशन पे, तो उसने क्या रिटर्न किया है, 2। तो एक से ज्यादा रहेंगे तो वो क्या करेगा, सिर्फ फर्स्ट ऑकरेंस का ही रिटर्न करेगा, या पहले ऑकरेंस का नंबर वो रिटर्न करेगा, पोजीशन रिटर्न करेगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। यहां पे हो गया इन str, और आते हैं हम हमारे नेक्स्ट फंक्शन पे। अब आते हैं टेक्स्ट फंक्शन के और बाकी के बचे हुए फंक्शंस पे। अब आता है एल ट्रिम। अब सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं ट्रिम के बारे में। एल ट्रिम का मतलब होता है लेफ्ट ट्रिम, और आर ट्रिम का मतलब होता है राइट ट्रिम, और ट्रिम का मतलब होता है ट्रिम। ठीक है, तो थोड़ा सा बताता हूं कि ट्रिमर का नाम तो सबने सुना होगा। ट्रिमर का काम क्या होता है, किसी चीज को हटाना। ट्रिमर यूज करते ही होगे, हम तो दाढ़ी बनाते हैं, यहाँ से लेफ्ट से दाढ़ी हटानी है तो लेफ्ट पे ट्रिमर चला गया, राइट से दाढ़ी हटानी है तो राइट पे ट्रिमर चला दिया, तो क्या हो गई, क्लीन सेव हो गई। ठीक है, और कई बार हम बोल देते हैं कि भैया ट्रिम कर दो पूरी, तो वो पूरी ट्रिमर चला देता है, पूरी चिकनी कर देता है, मतलब पूरी साफ कर देता है। ठीक है, तो यही काम है हमारा एल ट्रिम, आर ट्रिम और ट्रिम का। क्या करेगा, यदि गलती से हमारा जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ जगह छूट जाती है, यानी कि वाइट स्पेस आ जाती है, ठीक है, खाली जगह छूट जाती है, तो उसे हटाना पड़ेगा, नहीं तो वो सर्च में नहीं आता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो यदि लेफ्ट से स्पेस हटानी है तो हम क्या करते हैं, एल ट्रिम, यानी कि राइट से क्या करेगा, वो स्पेस हटा देगा, सॉरी लेफ्ट से स्पेस हटा देगा, क्योंकि उसका नाम क्या है, एल ट्रिम, मतलब कि लेफ्ट साइड से सेविंग कर दो, लेफ्ट साइड से पूरी क्या कर देगा, वो स्पेस को हटा देगा। क्या याद रखना है, लेफ्ट की स्पेस हटा देगा एक स्ट्रिंग की। इसी तरह आर ट्रिम में यदि कोई स्ट्रिंग लिखी है उसके राइट साइड स्पेस है तो वो क्या करेगा, राइट साइड की पूरी स्पेस को वो हटा देगा। ठीक है, ये दो चीज क्लियर हुई। लेफ्ट से हटाना हो तो हम एल ट्रिम का यूज करेंगे खाली स्पेस को, और राइट से खाली स्पेस हटाना है तो हम आर ट्रिम का यूज करेंगे। तो वो यदि किसी स्ट्रिंग के राइट साइड में कुछ भी खाली स्पेस रहेगी, मतलब स्पेस बार अपन 5-6 बार दबा दिया गलती से तो स्पेस बन गई, तो उसको हटाना रहेगा तो आर ट्रिम कर देंगे, तो वो लेफ्ट साइड की खाली स्पेस को क्या करेगा, हटा देगा। और ट्रिम क्या करेगा, ट्रिम का काम क्या है, वो दोनों काम कर देता है, लेफ्ट ट्रिम भी कर देता है और राइट ट्रिम। यानी कि हमने उसको बोल दिया भैया पूरी ट्रिम कर दो, तो वो लेफ्ट की भी पूरी ट्रिम करेगा, राइट की भी पूरी ट्रिम कर देगा, मतलब पूरी स्पेस, मतलब कि लेफ्ट में स्पेस रहेगी तो वो लेफ्ट की भी हटा देगा, राइट में रहेगी तो राइट की भी हटा देगा, मतलब दोनों काम कर देगा एक साथ। तो ट्रिम का काम क्या है, वाइट स्पेस हटाना। लेफ्ट ट्रिम बोलेंगे तो लेफ्ट की हटा देगा, राइट ट्रिम बोलेंगे तो राइट की हटा देगा, और ट्रिम बोल देंगे तो लेफ्ट राइट दोनों की हटा देगा। करके देखें। तो आ जाते हैं ट्रिम फंक्शन पे, हम आते हैं नीचे, स्क्रॉल अप, क्या लिखते हैं यहाँ पे, सिलेक्ट, और इसमें लिखेंगे ट्रिम। ठीक है, ट्रिम में हमने लिखा एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और मैं यहाँ पे देता हूँ स्पेस, और मैंने यहाँ से लिखा हमारी एकेडमी, लिख दिया। अब
इसमें कुछ और की जरूरत तो नहीं है। अब मैंने क्या लिखा, सॉरी ट्रिम लिख दिया मैंने, लेफ्ट ट्रिम समझाना तो पहले, हाँ ये लिख दिया एल ट्रिम, ठीक है। अब यदि मैं इसको इंटर मारूंगा तो क्या आना चाहिए, हमारी एकेडमी, ठीक है। तो ये क्या किया इसने, इसकी जो पूरी की पूरी स्पेस थी उसको क्या कर दिया, ये यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे लेफ्ट में देखो, यहाँ से यहाँ तक जो स्पेस थी वो सारी हटा दी इसने, ठीक है, एज इट इज। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसकी राइट में भी स्पेस देता हूँ तो अपने को थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि भैया हुआ क्या। मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, अरे ये स्पेस दे दी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इंटर मारा, ठीक है। तो अब क्या देखने को मिल रहा है हमारे पास कि जो हमारी एकेडमी लिखा था वो क्या हुआ हमारा, इसने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड से उसने स्पेस हटा दी। इधर तो पहले से स्पेस है तो क्या हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि स्पेस है कि नहीं है, बट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो कितनी स्पेस दिख रही है, हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं, लेफ्ट में भी स्पेस है और राइट में भी स्पेस है। तो हमने क्या लगाया, एल ट्रिम लगाया, तो इसने क्या किया, जो भी लेफ्ट हैंड साइड ये जितनी खाली जगह थी उसको हटा दिया, तो इसके सामने की पूरी स्पेस क्या हो गई, हट गई, ठीक है। यहाँ इसके सामने कोई भी स्पेस नहीं बचने दी, मतलब कि एल ट्रिम ने क्या किया, जो भी ब्लैंक स्पेस थी हमारी स्ट्रिंग के लेफ्ट हैंड साइड उसको हटा दिया, ठीक है। इसी तरह यदि हमको राइट हैंड साइड की हटानी है तो हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे आर ट्रिम लिख देते हैं, तो वो राइट साइड की हटा देता है, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, एज इट इज, अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये देखो इसने क्या किया, ये हमारी जो आर ट्रिम है उसने क्या किया, राइट हैंड साइड की जो हमारी स्पेस थी उसको क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। स्पेस थी तो उसको क्या कर दिया, उसने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो इसने क्या किया, राइट हैंड साइड की स्पेस को हटा दिया लेकिन लेफ्ट हैंड साइड की नहीं हटाया, इसलिए ये सेंटर पे आ रहा है। कहां दिखाई दे रहा है ये हमको, सेंटर पे, ठीक है। क्यों सेंटर पे आ गया, क्योंकि लेफ्ट में तो है, सिर्फ राइट की हटाई है, तो ये इतनी जगह तो देखो दिख रही होगी कि ये लेफ्ट की स्पेस अभी भी है, ठीक है। क्लियर हुआ, यहाँ पे भी राइट की स्पेस थी लेकिन जो हम एग्जीक्यूट कर रहे थे तो वो तो राइट की स्पेस है तो वो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेफ्ट की हटी तो वो कॉर्नर से आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट की स्पेस है इसलिए ये कहाँ पे दिख रहा है, सेंटर पे, लेकिन इसने जो क्या किया है, राइट की स्पेस हटा दी आर ट्रिम से। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ट्रिम लगा देते हैं, इसमें क्या लगा देते हैं, ट्रिम। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट में भी स्पेस है और राइट में भी स्पेस है, अब कहाँ पे आना चाहिए आउटपुट, अब बोलोगे सर ये होना चाहिए लेफ्ट कॉर्नर से, हमने क्या कर दिया, उसको ट्रिम कर दिया, मतलब लेफ्ट की भी हट गई अब राइट की भी हट गई। अब हम इसको क्या करते हैं, एंटर। अब देखो क्या आया, हमारी एकेडमी कहाँ पे आया है, हमारी एकेडमी लिखा हुआ है लेफ्ट मोस्ट साइड, मतलब कि उसने लेफ्ट की भी पूरी हटा दी और राइट साइड की भी ये जो पूरी स्पेस है वो हटी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके का काम कौन करता है, ट्रिम फंक्शन। लेफ्ट ट्रिम लेफ्ट की स्पेस हटा देता है, राइट ट्रिम राइट की स्पेस हटा देता है, और ट्रिम फंक्शन क्या करता है, दोनों तरफ की व्हाइट स्पेस को हटा देता है, ठीक है। तो ये था टेक्स्ट फंक्शन जो भी हमारा था। अब आते हैं नेक्स्ट जो कि हमारा है डेट फंक्शन, ठीक है। टेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे खबर ऑफ होते हैं, हमारे पूरे सिलेबस में इतने ही टेक्स्ट फंक्शन थे। नेक्स्ट है हमारा डेट फंक्शन, ठीक है। अब डेट फंक्शन का क्या काम है, डेट फंक्शन इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन डेट्स, नाम से ही समझ में आ रहा है। जब हमने पढ़ा था मैथ फंक्शन तो मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए यूज होते थे वो फंक्शन, फिर हमने पढ़ा था टेक्स्ट फंक्शन तो वो टेक्स्ट के ऊपर परफॉर्म करने के लिए रहते थे ऑपरेशंस, ठीक है। अब आते हैं डेट फंक्शन की, अब जो डेट दी है, डेट लिखी हुई है कुछ भी, उस पर हमको कुछ भी परफॉर्म करने ऑपरेशन की, भाई डेट है, डेट में से हमें डेट चाहिए, डेट में से मंथ चाहिए, डेट में से टाइम चाहिए, डेट की डेट चाहिए, ईयर चाहिए, तो उन सब चीजों को करने के लिए माई एसक्यूएल में कुछ बने बनाए फंक्शन है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, डेट फंक्शन, ठीक है। जिसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे नाउ। नाउ का क्या काम है, द नाउ फंक्शन रिटर्न्स द करेंट डेट एंड टाइम। यदि हमें कुछ ऐसी जगह जहां पे हमें क्या चाहिए, करेंट डेट और टाइम दोनों चाहिए, तो वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं, नाउ। सपोज करो कि हम एक सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जैसे ही कोई नया यूजर रजिस्टर होता है वो किस डेट पे रजिस्टर हुआ है और किस टाइम पे रजिस्टर हुआ है वो हमारे डेटाबेस में आ जाए, तो उस केस के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, नाउ। और इसको याद कैसे करोगे, नाउ, नाउ मतलब क्या होता है, अभी, और अभी में क्या आता है, अभी में टाइम, डेट ही डेट नहीं आती है, अभी जब भी बोलते हैं तो डेट के साथ साथ क्या आता है, टाइम भी। मैं बोलता हूं ना अभी करके दो, अभी क्या चल रहा है मतलब कि इस टाइम में भी क्या चल रहा है, और आज क्या चल रहा है बोलते हैं तो सिर्फ डेट की बात करें कि आज क्या किया, तो मतलब दिन ही दिन की बात हो रही, लेकिन अभी बोलूंगा तो क्या होगा, इस समय क्या कर रहे हो तुम। तो याद रखना कि नाउ में क्या आएगा, डेट भी आएगी और
टाइम भी आएगा। क्या आएगा? डेट भी आएगा और टाइम भी आएगा। कंफ्यूज मत होना, ठीक है? डेट भी आएगा और टाइम भी आएगा। किसमें? नाउ में। तो आ जाते हैं नाउ को पढ़ लेते हैं कि आखिर क्या कैसा होता है। तो जब भी हमें डेट और टाइम दोनों चाहिए रहेगा तो हम एक फंक्शन यूज करते हैं, उसको लिखते हैं सिलेक्ट नाउ। तो ये क्या करता है? हमें दे देता है पूरी की पूरी आज की डेट और साथ में टाइम। यानी कि अभी क्या हो रहा है? 2022 जनवरी 11, ठीक है? 11 जनवरी 2022 और टाइम हो रहा है 8:58:08। यानी कि ये वीडियो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नीचे कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा, यही मेरा सिस्टम का टाइम है, ठीक है? तो उसने वही का वही ले लिया। मतलब अभी का टाइम जितना हो रहा है वो, और जितने बार चेंज करोगे वो चेंज होता रहेगा। अभी 30 यहाँ पे 8 सेकेंड्स थे, यहाँ पे कितने सेकेंड हो गए? 32 सेकेंड्स, ठीक है? इसी तरह मैं जितने बार एग्जीक्यूट करूंगा उतने बार देखना टाइम क्या होगा, 4-4 5-5 सेकेंड बड़ा मिलेगा। ये देखो ये बढ़ गया टाइम। तो नाउ क्या करता है? करेंट डेट और टाइम हमको रिटर्न करता है, ठीक है? आज की डेट कितनी है? इतनी, और अभी कितना टाइम हो रहा है? इतना। अभी तो और कम हो जाएगा, ये हो गया अभी का टाइम, यानी कि 8:58:56, ठीक है? तो ये 56 सेकेंड। तो ये किस फॉर्म में दे रहा है हमको? YYYY, फिर MM, फिर DD। यानी कि सबसे पहले हमको ईयर देता है, फिर मंथ देता है और फिर देता है डेट। और फिर यहाँ पे किस फॉर्मेट में देता है? ये होता है आवर, ये होता है मिनट और ये होता है सेकेंड, ठीक है? तो क्लियर हुआ? नाउ फंक्शन क्या करेगा? नाउ फंक्शन, और एज इट इज हमको यदि इंसर्ट करना है कि तुरंत का डेट और टाइम इंसर्ट हो जाए उस कॉलम में, तो हम इंसर्ट करके क्या कर सकते हैं? इंसर्ट की क्वेरी जब चलाएंगे तो वैल्यू ना देके हम ये डायरेक्ट फंक्शन दे देंगे, तो वो उस कॉलम में अभी की डेट और टाइम वो क्या हो जाएगी? इंसर्ट हो जाएगी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, ठीक है? ये था हमारा नाउ। द डेट एंड टाइम इज रिटर्न एज YYYYM। यही वो लिखा हुआ जो मैंने बताया कि YYYY ईयर, फिर मंथ, फिर डेट और फिर आवर, मंथ और सेकेंड के फॉर्म में हमको इस तरीके से फॉर्मेट मिलेगा, ठीक है? और या फिर इस तरीके से भी आ सकता है डेटा, ठीक है? बेस्ड ऑन डिफरेंट सिस्टम्स और टाइप, ठीक है? तो ये था हमारा नाउ फंक्शन। अब आता है डेट। अब डेट का काम क्या है? द डेट फंक्शन एक्सट्रैक्ट द डेट पार्ट फ्रॉम अ डेट टाइम एक्सप्रेशन। कि हमें कई बार ऐसा जरूरत पड़ गई कि हमने डेटाबेस में तो स्टोर करा दिया कि बच्चा कितने बजे पैदा हुआ था और कौन सी डेट पे, लेकिन हमें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चाहिए, तो हमें डेट टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? हमने बोला कि भाई कोई भी बंदा, जैसे कि अभी कोई बच्चा पैदा हुआ, ठीक है? ये इतने बजे ये बच्चा पैदा हो गया, ठीक है? अब हमने बोला कि वो बच्चा 11/1/2022 को पैदा हुआ 9 बजे और 34 सेकंड पे। बट हमें उसकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, तो हमें क्या टाइम चाहिए रहेगा? नहीं चाहिए रहेगा। मतलब कि हमें उससे मतलब नहीं है। तो अब इस टाइम को किस तरीके से हटा जाए, ठीक है? तो इस टाइम को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? एक काम करता हूं मैं, इसको क्या करता हूं? कॉपी, ठीक है? मैंने क्या कर लिया? इसको कॉपी। और इसके लिए हमें चाहिए पड़ेगी डेट फंक्शन, ठीक है? कि हमको जब भी पूरा डेट लिखा हुआ, पूरा का पूरा डेट है या पूरा का पूरा डेट और टाइम है, उसमें से हमको पर्टिकुलर डेट चाहिए, डेट ही डेट चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डेट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। और उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं? डेट फंक्शन में से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? डेट, ठीक है? अभी देखते हैं किस तरीके से होता है। मैंने लिखा डेट और इसके अंदर अपन करते हैं इसी को पेस्ट। अब देखो इसमें डेट और टाइम दोनों है, ठीक है? क्लियर? हो सकता है ये एरर दे, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि इसको नॉन स्ट्रिंग फॉर्म में ही रहने देते हैं, ठीक है? ये क्या किया हमने? डेट के अंदर डेट और टाइम वाला पूरा का पूरा एक्सप्रेशन दे दिया है, ठीक है? हम इसको कर देते हैं एंटर। क्या कह रहा है? एरर, ठीक है? इसको मैं कर देता हूं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, ये, ठीक है? अब ये हुआ हमारा डेट और टाइम, ठीक है? अब हम क्या करते हैं? इसमें से किसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं? डेट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। किसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं? डेट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ये मैंने किया एंटर। और अब आप देख सकते हो कि जो हमने ये डेट और टाइम दिया था, इसमें से हमको क्या निकाल के दे दिया? इस डेट फंक्शन ने सिर्फ डेट निकाल के दे दी, ठीक है? तो समझ में आ गया होगा क्या हुआ कि जब भी हमें डेट और टाइम हमको कंबाइंड फॉर्म में हमें मिला, सपोज करो कि नाउ फंक्शन का यूज करके हमको क्या मिलता है? डेट भी मिलती है और साथ साथ टाइम भी मिलता है। अब उनमें से सिर्फ हमको डेट ही डेट चाहिए, तो हम कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं? डेट फंक्शन। डेट फंक्शन इज यूज टू एक्सट्रैक्ट डेट फ्रॉम डेट टाइम एक्सप्रेशन। यही लिखा हुआ है हमारे पीडीएफ में कि जो डेट टाइम एक्सप्रेशन है उसमें से सिर्फ डेट निकालना है, तो डेट फंक्शन का यूज करेंगे। नाम से चल रहा है ये भी। नाउ फंक्शन में डेट भी आता था, टाइम भी आता था, और डेट का क्या काम होगा?
उसकी डेट निकालना रहेगा तो डेट फंक्शन यूज कर लेंगे, उसका नाम है डेट। अब बोलोगे मंथ फंक्शन क्या करेगा, डेट फंक्शन डेट निकाल के दे देता तो मंथ फंक्शन क्या करेगा, सीधी भैया मंथ निकाल के दे देगा। लिख दें, चलो तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसको ऊपर करते हैं और डेट की जगह क्या लिख देते हैं, मंथ। देखते हैं यहाँ पे मंथ लिखने पे क्या आता है, MONTH। हमने लिख दिया डेट की जगह मंथ और दे दी उसमें एक डेट, किया एंटर, क्या निकाल के दिया उसने, 1। और 1 क्या है यहाँ पे, मंथ है, जनवरी का महीना चल रहा है, जी हाँ जनवरी का महीना चल रहा है 01, तो इसने क्या निकाल के दे दिया, मंथ निकाल के दे दिया। तो क्लियर हुआ, डेट फंक्शन पूरी की पूरी डेट निकाल के दे देगा, मंथ लिखोगे तो वो पर्टिकुलर मंथ निकाल के दे देगा। यहाँ पे देखो 1 दे दिया यानी कि जनवरी का महीना है, ठीक है। और ये वैल्यू 1 से लेकर 12 तक आएगी, आपको भी मालूम है कि 12 महीने आते हैं तो 1 से लेकर 12 तक ही आने वाली है। क्लियर हुआ, तो डेट फंक्शन हमको एक डेट में से डेट निकाल के दे देता है, सॉरी डेट टाइम एक्सप्रेशन में से डेट निकाल के दे देता है, और मंथ फंक्शन क्या करेगा, डेट में से मंथ निकाल के दे देगा या डेट टाइम में से मंथ निकाल के दे देगा, दोनों चीज हो जाएगी, ठीक है। तो मंथ फंक्शन मंथ दे देता है। नेक्स्ट मंथ नेम, अब ये मंथ नेम क्या है, फिर से नाम से सुनो इसको, मंथ नेम यानी कि मंथ तो मिलता था, अभी पिछले तक मंथ लिख देते थे तो मंथ मिल जाता था, पर हमें मंथ का नाम चाहिए कि भैया जनवरी फरवरी, हमें समझ में नहीं आता ये नंबर तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मंथ नेम। तो यहाँ पे अपन ने लिखा था मंथ, तो जब मंथ लिखते थे तो आता था 1, तो अब यहाँ पे मंथ की जगह मैं लिख देता हूँ भैया मंथ का नाम चाहिए, तो मंथ का नाम क्या है इस डेट में, तो कौन सा महीना चल रहा है, तो इसने बता दिया कि भैया चल रहा है जनवरी। वैसे तो 1 लिखा था जब भी समझ में आ रहा था, लेकिन हमें कहीं ऐसा डिस्प्ले करना है कि भैया कि जनवरी लिखा है 1 की जगह, तो हम क्या लिखेंगे वहां पे, मंथ नेम फंक्शन। और नाम से भी पता चल रहा है कि मंथ नेम, जब भी हमें कुछ डेट में से मंथ का नाम पता करना है, नाम चाहिए कि मंथ का नंबर नहीं चाहिए, हमें नेम चाहिए, तो क्या जनवरी फरवरी मार्च के फॉर्म में चाहिए, तो हम क्या यूज करेंगे, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, मंथ नेम। क्लियर है, आते हैं नेक्स्ट डे, अब सॉरी ईयर। अब ईयर क्या करेगा, ये तो कोई भी बता देगा, अब तो आप लोग भी बता सकते हो, मेरे पढ़ाने की जरूरत नहीं। ईयर क्या करेगा, ईयर निकाल के दे देगा, जब मंथ मंथ निकाल के देता है, डे डे निकाल के देता है, डेट डेट निकाल के देती है, तो ईयर क्या निकाल के दे देगा, डेट टाइम में से ईयर निकाल के दे देगा। आपको ही पता चल गया होगा कि इसमें 2022 आने वाला है, फिर भी करना पड़ेगा, वीडियो की लेंथ जो बढ़ानी है। ये लिया एंटर और यहाँ पे अपन ने किया एंटर, ये हो गया 2022। क्लियर हुआ, तो ये 2022 निकाल के दे दिया इसने, ईयर में से ईयर निकाल के दे दिया, यानी कि पूरी की पूरी डेट है उसमें से ईयर चाहिए, तो हम ईयर फंक्शन को यूज करेंगे। अब हमें चाहिए डे, कि भैया कौन सा दिन था, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, ईयर की जगह लिख देंगे डे। अब डे भी आ गया, डे की और कसर बची थी, तो हमने इसमें लिख दिया डे और इसको कर दिया इंटर, तो ये डेट वाला था वो भी 11 दे देगा। तो डे लिखेंगे तो डे बता देगा कि कौन सा दिन था, 11वां दिन था। मंथ लिखेंगे तो मंथ बता देगा कि पहला दिन था। ईयर लिखेंगे तो ईयर बता देगा कि 2022 था। और हमें मंथ का नाम चाहिए तो मंथ नेम लिख देंगे, तो 01 की जगह क्या लिखा जाएगा, जनवरी लिखा जाएगा। और क्या बताना चाहते हो, आगे देखते हैं, खत्म। ठीक है, इसी तरह क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डेट ऑफ फंक्शन को यूज कर सकते हैं। डे नेम भी होता है एक, ठीक है, एक सेकंड में बता ही देता हूँ। डे नेम याद आ गया, सिलेबस में नहीं है, यदि हम डे के साथ में क्या लिखने वाले हैं, डे नेम, ठीक है, क्या लिखेंगे, डे नेम लिख दिया हमने। तो ये क्या करेगा, डे का नाम बता देगा कि 11वां तो दिन था, और देख लेते हैं कौन सा दिन था, वो ट्यूसडे था। ठीक है, यानी कि 11 तारीख को कौन सा दिन था, ट्यूसडे था। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेट फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, डे नेम सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, फिर भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, सो बहुत ही इजी फंक्शन है, एक बार रिवीजन कर लें फटाक से। नाउ क्या करता है, डेट और टाइम दोनों दे देता है। डेट फंक्शन डेट और टाइम में से डेट निकाल के दे देता है। मंथ फंक्शन डेट में से मंथ निकाल के दे देता है। मंथ नेम डेट में से मंथ का नाम निकाल के दे देता है, मतलब कि कौन सा महीना चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च, उसका नाम लिखा जाता है पूरा पूरा कि जनवरी चल रहा है तो जनवरी। ठीक है, इसके बाद ईयर, डेट में से ईयर निकाल के दे देता है, या डेट टाइम पूरा लिखा है उसमें से ईयर निकाल के दे देगा कि 2021 चल रहा है, 22 चल रहा है, 23 चल रहा है। डे क्या निकाल के दे देगा कि कौन सा दिन चल रहा है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। तो 1 से लेकर 31 तक जितना कौन सा भी दिन रहेगा, वो कौन सा डेट है वो निकाल के दे देगा कि 29 तारीख है तो वो 29 दे देगा, 31 तारीख है तो 31 दे देगा। ठीक है, क्लियर।
अब आते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन पे जो कि है एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, अब एग्रीगेट फंक्शंस को चलाने के लिए हमें बनानी होगी एक टेबल। तो सबसे पहले हम करते हैं एक टेबल को क्रिएट, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेट ऑफ वैल्यूज पे ही चलते हैं, यानी कि कॉलम बहुत सारी वैल्यूज के ऊपर चलते हैं। ठीक है, सेट ऑफ वैल्यूज मतलब ग्रुप ऑफ वैल्यूज के ऊपर चलते हैं, एक पूरे के पूरे कॉलम पे चलते हैं। ठीक है, या 10-20 वैल्यू है उसके ऊपर चलते हैं, एक सिंगल वैल्यूज पे हम एग्रीगेट फंक्शन नहीं चलाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो एग्रीगेट फंक्शंस आर द फंक्शन दैट आर यूज्ड टू गेट अ सिंगल वैल्यू फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज। ठीक है, यदि हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज हैं, उनके ऊपर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करके हमको एक पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती है, तो वो क्या कहलाते हैं, एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, जैसे कि अपने पास है यहाँ पे मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन और एवरेज फंक्शन। मैक्स मतलब मैक्सिमम फंक्शन, मिन फंक्शन मिनिमम फंक्शन और एवीजी मतलब एवरेज फंक्शन। ये भी नाम से ही चलेंगे। मैक्स फंक्शन क्या करता है, बहुत सारी वैल्यूज हैं, उसमें हमको पता करना है कि सबसे ज्यादा वैल्यू या सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, मैक्स फंक्शन। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक कॉलम है सैलरी वाला, हमें पता करना है कि सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, मैक्स। इसी तरह मिनिमम, तो यदि हमें पता करना है कि सैलरी है किसके सबसे कम सैलरी है, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, मिन फंक्शन। ठीक है, इसी तरह एवरेज कि हमें फाइंड आउट करना है बहुत सारे बच्चों के हाइट है। ठीक है, हाइट लिखी हुई है, हम चाहते हैं कि वो सबका एक एवरेज निकल के आ जाए कि सबकी एवरेज हाइट कितनी है लगभग, तो हम क्या करेंगे, वो हाइट वाले कॉलम का क्या निकाल लेंगे, एवरेज। ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ वैल्यूज पे ये सारे फंक्शंस चलते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब ही होता है कि ग्रुप, मतलब कि जो ग्रुप के ऊपर चलते हैं ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, तो चलिए एग्जीक्यूट करते हैं एग्रीगेट फंक्शन। तो एग्रीगेट फंक्शन चलाने के लिए सबसे पहले हमें क्रिएट करना पड़ेगा एक टेबल। फटाक से क्रिएट कर देता हूं एक टेबल। तो आ जाते हैं हमारे माई एसक्यूएल पे और यहाँ पे हम करते हैं क्रिएट टेबल। बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि क्रिएट टेबल बनाना और टेबल में डेटा इंसर्ट करना आपका एक्सटर्नल आपसे प्रैक्टिकल में पूछ सकता है। तो क्रिएट टेबल करने वाली वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। क्या करते हैं क्रिएट टेबल स्टूडेंट, STUDENT। ठीक है, हमने क्या बनाया, एक स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई है और इसमें हम लिखने वाले हैं ब्रैकेट लगा के रोल नंबर नाम का हमने एक कॉलम लिया है, उसको इंटीजर टाइप का बनाया है और की वगैरह अभी हम कुछ भी नहीं बना रहे हैं। ठीक है, बनाई देते हैं प्राइमरी की। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्रिएट होती। मैंने क्या लिखा, रोल नंबर लिया है, रोल नाम का एक कॉलम का नाम लिखा है, इंट लिखा है और प्राइमरी की बनाया उसको। ठीक है, कॉमा लगाया। अब दूसरा कॉलम हम ले लेते हैं मार्क्स। ठीक है, मार्क्स ले लेते हैं, मार्क्स भी हम इंटीजर टाइप के ले लेते हैं और इसको कर लेते हैं नॉट NULL। ठीक है, अभी के लिए हम दो ही वैल्यूज लेते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं, इंटर मारते हैं। तो नो डेटाबेस सिलेक्टेड, क्योंकि हमने डेटाबेस ही सिलेक्ट नहीं किया, तो हम लिखते हैं, पहले तो देख लेते हैं कौन कौन से डेटाबेस है हमारे इसमें, शो डेटाबेसेस, कॉलन लगाया, कौन से हैं, MySQL सकीला स्कूल नाम का डेटाबेस है हमारे पास। ठीक है, मैंने अभी क्रिएट किया था, तो मैं लिखता हूँ यूज स्कूल। ठीक है, स्कूल डेटाबेस को हम यूज करेंगे, इसी में बनाना है टेबल। तो मैंने इसको किया स्कूल डेटाबेस चेंज और ये हमारी जो क्रिएट करने वाली क्वेरी थी वो मैंने फिर से एग्जीक्यूट की। अब ये क्या होगी, एग्जीक्यूट हो गई है। ठीक है, यदि ये सब आपको बेसिक फिर से पूरा पढ़ना है कि क्या था कैसे था, तो मेरी 11th क्लास की MySQL वाली प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा मैंने बेसिक से एक्सप्लेन किया है कि क्रिएट क्या करता है, टेबल क्या करता है, ये रोल नंबर, इंट, ये सब मतलब कि टेबल बनाना, इंसर्ट करना, डिलीट करना, सारे के सारा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। वहां पे जाके आप देख सकते हो यदि आपने 11th अच्छे से नहीं पढ़ी है तो। ठीक है, सो अभी के लिए आप यहाँ पे भी समझ सकते हो। तो सिंपली हमने क्या किया, एक टेबल क्रिएट कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं इसी में डेटा। तो क्या लिखते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ठीक है, हम 2-3 डेटा डालेंगे ताकि वो हमारे एग्रीगेट फंक्शन चल जाए। ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ठीक है, अब हम लिखते हैं कॉलम के नेम्स, रोल कॉमा मार्क्स कॉमा रोल कॉमा मार्क्स। ठीक है, बस हमने दो ही चीज लिखे हैं, रोल नंबर और मार्क्स। अब क्या लिखेंगे, वैल्यूज, और कौन कौन सी वैल्यूज हमें देनी है। ठीक है, रोल नंबर में हम लिख देते हैं 1 और मार्क्स में हम लिख देते हैं
इनके मार्क्स आए हैं 80 में से आए हैं, तो मैंने लिख दिया इसमें 76 और ये क्या किया मैंने एग्जीक्यूट। ठीक है, एक रो इफेक्ट हो गई। अब हमने क्या किया, रोल नंबर हम लिख देते हैं 2, यहीं पे चेंजेस कर देता हूँ, इसके मार्क्स कर देता हूँ मैं 78। ठीक है, ये एग्जीक्यूट किया। फिर इसके मार्क्स कर देता हूँ, इसको रोल नंबर देता हूँ 3 और इसका मार्क्स मैं कर देता हूँ 79। ठीक है, और इसके बाद फिर से रोल नंबर 4 और इसके नंबर कर देता हूँ 64। ठीक है, ये मैंने क्या किए, 4 बच्चों के रोल नंबर जिनका रोल नंबर 1 2 3 4 था उनके मार्क्स डाल दिए हैं। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इनको सिलेक्ट करके देखते हैं। सिलेक्ट स्टार, अरे स्टार कहाँ गया, स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, इसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो इस तरीके का हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब हम चलाएंगे एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ वैल्यूज पे चलते हैं। हम मार्क्स की बात करेंगे क्योंकि मार्क्स में हमारी वैल्यूज हैं 76, 78, 79 और 64। अब हमें सपोज पता करना है कि सबसे ज्यादा मार्क्स किस बच्चे के आए, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट मैक्स, और इसमें देंगे क्या, सिलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। क्या लिखा मैंने, सिलेक्ट मैक्स मार्क फ्रॉम, मतलब कि सिलेक्ट करो मैक्सिमम वैल्यू, और उसके अंदर हमने क्या पैरामीटर दिया है, मार्क्स, की मार्क्स वाले कॉलम में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू आप फाइंड आउट करो, किसमें से, फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट टेबल से। ठीक है, ये सिंपल क्वेरीज है। यहाँ पे हमने क्या किया है, मैक्स फंक्शन का यूज किया। ठीक है, अब मैं इसको इंटर करूंगा तो क्या होगा हमारे पास 79। ठीक है, हम देख लेते हैं ऊपर, क्या 79 ही मैक्सिमम है, हाँ। ठीक है, जब हमने ऊपर डेटाबेस देखा तो क्या था, जो इसमें हाईएस्ट वैल्यू थी वो कितनी थी, थर्ड वाले की थी, जो कि हमारी 79, उसके कितने मार्क्स आए थे 79। तो मैक्स क्या करता है, ग्रुप ऑफ वैल्यूज में से मैक्सिमम वैल्यू हमको निकाल के दे देता है। यहाँ देखा था ग्रुप ऑफ वैल्यूज कौन कौन सी है, 76, 78, 79 और 64। ये हमारा कौन सा कॉलम था, मार्क्स वाला, और हमें फाइंड आउट करना था कि इस मार्क्स वाले कॉलम में सबसे ज्यादा किसके मार्क्स आए, इसलिए हमने क्या लिखा, सिलेक्ट मैक्स। हमने मैक्स फंक्शन लगाया जो हमारा एग्रीगेट फंक्शन है, और उसमें कॉलम का नाम दे दिया कि भैया हमको इसमें बताओ कि इस कॉलम में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो ये हो गया मैक्स। इसी तरह हमको यदि मिनिमम फाइंड आउट करना था तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मिन मार्क्स फ्रॉम द स्टूडेंट। सिलेक्ट मिन फंक्शन के अंदर हमने मार्क्स नाम का जो हमारा कॉलम था वो लिखा और इंटर किया, तो हमें क्या पता चला, 64 की जो मिनिमम मार्क्स हैं किसी स्टूडेंट के वो किसके हैं, 64 नंबर वाले के। तो क्या हो गया हमारे पास, जो हमारा मिनिमम मार्क्स है वो क्या हो गए, ये हो गए। ठीक, ओके। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू में से हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम मार्क्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मिन फंक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा एफ फंक्शन। ठीक है, एवीजी यानी कि एवरेज फंक्शन। तो एवरेज फंक्शन क्या करता है, द एवरेज फंक्शन रिटर्न द एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन या सेट ऑफ वैल्यू, कि हमें सेट ऑफ वैल्यू में से हमको फाइंड आउट करना है कि उन सबका एवरेज क्या होगा। तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, एवीजी या फिर एवरेज। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से यूज कर सकते हैं इसको। हमने क्या लिखा, सिलेक्ट एवीजी मार्क, क्या लिखेंगे, एवीजी यानी कि एवरेज ऑफ मार्क्स फ्रॉम द स्टूडेंट, मतलब कि जितने भी स्टूडेंट्स के टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हैं उन सबका क्या जाए एवरेज। ये किया मैंने इंटर, ये देखो यहाँ पे एवीजी मार्क्स और सबका एवरेज कितना आया है 74.2500। ये क्या हुआ, सारे मार्क्स का एवरेज। और एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, जितने भी टोटल मार्क्स हैं और जितने बच्चों के मार्क्स हैं वो सारे के सारे हमने उससे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 4 स्टूडेंट थे, तो सब मार्क्स को प्लस किया और डिवाइड बाय 4 किया, तो हमारे पास क्या आंसर आता है 74.25। तो ये भी ग्रुप ऑफ वैल्यूज पे परफॉर्म हुआ है, और इसने क्या किया है, पूरे के पूरे जो मार्क्स थे उनका एवरेज निकाल के हमको दे दिया है। ठीक है, तो ये था हमारे एग्रीगेट फंक्शन, इसमें हमने अभी 3 पढ़े, मैक्स, मिन और एवरेज, और तीनों के तीनों नाम से चल रहे हैं। मैक्स फंक्शन क्या करता है, ग्रुप ऑफ वैल्यू में से मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दे देता है। मिन क्या करता है, ग्रुप ऑफ वैल्यूज में से मिनिमम वैल्यू निकाल के देता है। और एवरेज क्या करता है, ग्रुप ऑफ वैल्यू का पूरा एवरेज फाइंड आउट करके हमें रिटर्न करता है एक सिंगल वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट अगला है हमारे पास जो एग्रीगेट फंक्शन वो है सम। अब हमें क्या चाहिए,
कि हमें पता करना है कि टोटल मार्क्स कितने हैं। कि सपोज करो कि ये जो उसके किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ठीक है, उसको अलग अलग सब्जेक्ट में मिले, सपोज कर लिया अभी के लिए। हम चाहते हैं कि सबका हमें पता चल जाए कि उसके टोटल मार्क्स कितने आए हैं। तो हम यहाँ पे एवीजे की जगह क्या लिख देंगे, सम। ठीक है, तो सम फंक्शन क्या करता है, जो भी ग्रुप ऑफ वैल्यूज रहती है उनका टोटल सम हमको निकाल के दे देता है। तो यदि हम उसमें क्या लिखेंगे, सम मार्क करके इंटर करेंगे तो वो क्या कर देगा, क्या बता देगा कि जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं उनका सम कितना है, 297। मतलब वो सारी की सारी जो वैल्यूज हैं, सेट ऑफ वैल्यूज हैं, उनको क्या कर देगा, ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा सम फंक्शन। सम फंक्शन क्या करता है, डेफिनेशन में क्या लिखा है, द सम फंक्शन कैलकुलेट द सम ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज। मतलब कि जो भी सेट ऑफ वैल्यूज हैं उन सबको क्या कर देगा, जोड़ देगा। ठीक है, तो ये था हमारा सम फंक्शन। नेक्स्ट, काउंट फंक्शन। द काउंट फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रिटन बाय अ सिलेक्ट क्वेरी। ठीक है, सिलेक्ट क्वेरी में कितने रिकॉर्ड्स आएंगे वो उसको हमको काउंट करना है कि भाई कितने टोटल नंबर ऑफ रोज हैं। तो वो हम किसके द्वारा काउंट कर सकते हैं, काउंट फंक्शन से। ठीक है, देख लेते हैं काउंट फंक्शन क्या करता है। हम लिखेंगे जैसे कि अभी अपन लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। क्या लिखा हमने, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। हमें मालूम है कि कितना डेटा है स्टूडेंट का, 1 2 3 4, 4 लोगों का डेटा है। बट हमें काउंट करना है कि हमें नहीं मालूम कि इसमें बहुत सारा डेटा होता, मतलब कि हजारों लोगों का डेटा होता, लाखों लोगों का। तो हमें नहीं पता कि कितनी टोटल नंबर ऑफ रोज है। मान लो कि रोल नंबर भी सीक्वेंस में नहीं होते। पर उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास रहता है एक फंक्शन जिसको बोलते हैं काउंट। क्या लिखते हैं काउंट। क्या लिखेंगे, काउंट। किसको काउंट करना है, रोल को। कितने नंबर ऑफ रोल नंबर्स हैं, सिलेक्ट काउंट रोल फ्रॉम स्टूडेंट। तो हमने इसको इंटर किया तो कितने हो गए, 4। यानी कि इसमें 4 लोगों का डेटा है। मतलब कि इसने क्या किया कि रोल नंबर में कितनी वैल्यूज हैं वो काउंट करके उसने दे दी। ठीक है, तो सिलेक्ट क्वेरी में हमको पता चल गया कि कितनी रोज आने वाली हैं, 4 रोज, यानी कि 4 रोज को उसने काउंट करके दे दिया। इस तरह काउंट में यदि हम मार्क्स लिखेंगे तो हमें मालूम है मार्क्स भी 4 लोगों के डले हुए हैं। तो कितनी रोज आएगी, सिलेक्ट मार्क्स करेंगे तो 4 ही आएगी। ठीक है, जैसे कि यदि हम यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट मार्क्स। ठीक है, जब हम सिलेक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट लिखते हैं तो कितनी रोज आती हैं, 1 2 3 4। तो वो क्या कर रहा है, इन चारों की चारों रोज का काउंट निकाल के देता है कि भैया कितनी टोटल नंबर ऑफ रोज हैं। तो जब हमने लिखा था सिलेक्ट काउंट मार्क्स तो उसने क्या लिख के दे दिया, 4, कि भैया इसमें 4 रोज हैं। क्लियर, आया समझ में। ठीक है, और यही काम हमारा करता है काउंट स्टार भी, कि हमें काउंट करना है कि टोटल मिला के कितनी नंबर ऑफ रोज है। तो हम इसमें सिलेक्ट काउंट स्टार भी लिख सकते हैं। और काउंट स्टार के केस में भी हमारे पास सेम आउटपुट आने वाला है, क्योंकि काउंट स्टार भी वही करेगा। काउंट में हम खुद से एक कॉलम के बारे में पूछ सकते हैं, और काउंट स्टार क्या करेगा कि टोटल कितनी नंबर ऑफ रोज सिलेक्ट स्टेट में आ रही है उसको काउंट करके हमको दे देगा। क्लियर है, तो काउंट स्टार करेगा सारे के सारे जो हमारी टेबल है उसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी आ रही हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट से उठ के। ठीक है, जरूरी नहीं है कि टेबल की, जो सिलेक्ट स्टेटमेंट में डेटा है उसमें कि हमने सिलेक्ट में किस चीज को लाया है। ठीक है, यदि हमने लिखा है सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इधर बता देता हूं। ठीक है, कि हमने सपोज करो हम सिलेक्ट स्टेट में ला रहे हैं कि जिसकी रोल नंबर सिर्फ 1 है उसको काउंट करो, तब उस केस में कितना आएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे स्टैंड वेयर रोल इक्वल टू 2, जिसका रोल नंबर 2 है उनको काउंट करो। तो इस केस में अब कितनी वैल्यू आएगी, 1, क्योंकि हमें मालूम है कि सिर्फ एक ही बंदा है जिसका रोल नंबर 1 है। तो उसका डेटा आएगा तो सिर्फ एक ही रो आएगी, इसलिए उसका काउंट कितना आ रहा है, 1। क्लियर हुआ। तो ये क्या करेगा, सिलेक्ट स्टेटमेंट में कितनी नंबर ऑफ रोज है उसको काउंट करके देता है। डेफिनेशन में भी यही लिखा है कि सिलेक्ट रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड इन अ टेबल। ये क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को काउंट करता है। और ये क्या करता है, काउंट्स फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रिटर्न बाय सिलेक्ट क्वेरी, कि सिलेक्ट क्वेरी कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को रिटर्न कर रही है वो कौन करता है, काउंट फंक्शन। जैसा कि अभी हमने किया था, काउंट में हमने क्या किया था, स्टार लिखा था तो उसने बता दिया था कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है टेबल में। ये भी टेबल ही है। ठीक है, जो आउटपुट होके आती है उसी को ही टेबल बोलते हैं। ठीक है, जो मेन टेबल है उससे मतलब नहीं है। ठीक है, ये अब हमारी जो नई टेबल बनी है इसी की बात हो रही है। तो इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं,
एक ही रो आएगी। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे बात करता हूं, यदि अपन स्टार ही लिख देते डायरेक्ट, तो जो टेबल बन के आती ना उसमें सिर्फ एक ही डेटा होता। ये मैंने लिखा शिफ्ट करके स्टार, इसलिए काउंट स्टार जब लिखा था तो कितनी वैल्यू आई थी हमारे पास, एक। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लगा रखी है रोल नंबर इक्वल टू 2, तो टेबल में जितना भी डेटा होगा वो उतना काउंट करके हमको बता देगा कि भाई कितने लोगों के रोल नंबर 2 हैं। ठीक है, तो ये था हमारा काउंट स्टार। ओके, तो ये था हमारा एग्रीगेट फंक्शन। अब हम पढ़ेंगे क्वेरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा, यानी कि हमारे पास जो अभी एग्रीगेट फंक्शन है उसमें हम किस तरीके से क्वेरिंग करके ग्रुप बाय लगा सकते हैं, हैविंग लगा सकते हैं या फिर ऑर्डर बाय लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इन तीनों की डेफिनेशन और उसके बाद हम करेंगे इन तीनों का प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप बाय। ग्रुप बाय क्या करता है? द ग्रुप बाय स्टेटमेंट ग्रुप्स रोज दैट हैव द सेम वैल्यू इनटू समरी रोज। क्या करता है? जो ग्रुप बाय का हम यूज करते हैं तो वो क्या करता है कि वो पूरे के पूरे ग्रुप ऑफ रोज की एक सिंगल रो बनाता है और उनकी एक समरी रो क्रिएट करता है, यानी कि बहुत सारे ग्रुप के लिए एक क्या करता है, समरी क्रिएट करता है। किसकी हेल्प से? ग्रुप बाय क्लॉज की। ठीक है, अभी देखेंगे हम प्रैक्टिकल कर तो और भी ज्यादा क्लियर होगा। अभी के लिए क्या समझना है हमको कि द ग्रुप बाय स्टेटमेंट ग्रुप्स रोज दैट हैव द सेम वैल्यू इनटू समरी रो, जिनकी सेम वैल्यू रहती है उसके लिए वो एक समरी रो बना देता है, एक सिंगल रो बना देता है और बता देता है कि भैया इतनी रो इतने बार आई है, इतनी रो इतने बार आई है। इस तरीके से हमको कुछ करना रहता है। जैसे कि हमें पता करना है कि 79 कितने लोगों के आए, तो वो क्या करेगा, उन 79 वालों को सबको ग्रुप करेगा और बोलेगा कि 79 वाले इतने डेटा थे, 79 वाले 10 लोग थे। ठीक है, तो ये सब किसका काम होता है? ग्रुप बाय। इसी तरह हैविंग क्लॉज है। हैविंग क्लॉज का क्या काम है? द हैविंग क्लॉज वाज एडेड टू एसक्यूएल बिकॉज वेयर कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज विद एग्रीगेट फंक्शन। अब जैसे मैंने अभी एग्रीगेट फंक्शन पढ़ाया था, उसमें हम क्या कर सकते हैं, कई जगह ऐसा होता है कि हम वेयर कंडीशन नहीं लगा सकते, तो उस केस में जहां हमें वेयर कंडीशन लगानी है, कुछ भी कंडीशन लगानी है कि वेयर जहां पर रोल नंबर 1 हो, जहां पर रोल नंबर 2 हो, तो एग्रीगेट फंक्शन के साथ हम क्या यूज करते हैं? हैविंग क्लॉज। ठीक है, ये भी हम लगा के देखेंगे कि हैविंग किस तरीके से लगता है। तो अभी के लिए बस इतना याद रखना है कि हैविंग हम वहां यूज करते हैं जहां पे हम वेयर कंडीशन नहीं लगा सकते। खास तौर पे जब हम जहां पे एग्रीगेट फंक्शंस का यूज करते हैं वहां हम वेयर के स्थान पे क्या लिखते हैं? हैविंग लिखते हैं। और लास्ट जो सबसे आसान है, ऑर्डर बाय। ठीक है, ऑर्डर बाय का मतलब क्या होता है? ऑर्डर करना। किस तरीके से हमारे पास जो भी डेटा आ रहा है उसको किस तरीके से ऑर्डर करना है, असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है डेटा को। तो जब भी हमें डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना रहता है तो हम क्या यूज करते हैं? ऑर्डर बाय। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्रुप बाय किस तरीके से लगता है। ठीक है, तो ग्रुप बाय को यूज करने के लिए मैं थोड़ा सा और ज्यादा डेटा डाल देता हूं। हमारा जो टेबल था जिसमें हमने क्या किया था, डिफरेंट टाइप के मार्क्स इंसर्ट किए थे, तो हम इसमें क्या कर देते हैं, मैंने कुछ तो डाल दिए हैं, कुछ और हम इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ ये। ठीक है, 8 तक मैंने डाल दिए हैं और एक नोवा और डाल देता हूँ यहाँ पे, नोवा नंबर का डेटा, और इसको मैं बोल देता हूँ 79। ठीक है, ये मैंने क्या किया, इंसर्ट कर दिया। ठीक है, एक बार मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ कि हमारे पास क्या क्या डेटा है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि ग्रुप बाय किस तरीके से लगाया जाता है। सपोज करो कि हमारे पास ये टेबल है जिसमें रोल नंबर दिए गए हैं 1 से 9 तक और बच्चों के मार्क्स दिखे हैं, किसी के 76, 78, 79, 64। अब हमें पता करना है कि ऐसे कितने रोल नंबर हैं जिनके मार्क्स 64 आए हैं, ऐसे कितने रोल नंबर हैं जिनके मार्क्स 76 आए हैं, ऐसे कितने रोल नंबर हैं जिनके मार्क्स 79 आए हैं। तो उस केस में हम किस तरीके से कर सकते हैं? तो ऐसे केस के हमें पता करना है कि टोटल कितने रोल नंबर हैं जिनके 64 मार्क्स आए हैं, ऐसे कितने रोल नंबर हैं जिनके 76 मार्क आए हैं। ठीक है, हमें ये पता करना है। सपोज हमें पता करना था कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 64 मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो हम कैसे काउंट करेंगे? हम काउंट करेंगे उनके रोल नंबर से, हम काउंट कर लेंगे उनके रोल नंबर से और उसमें ग्रुप बाय लगाएंगे। ठीक है, देखो किस तरीके से होगा कि हमें पता करना है कि ऐसे कितने रोल नंबर्स हैं जिनके मार्क्स 64 आए हैं। ठीक है, तो उस केस में हम ग्रुप बाय किस तरीके से यूज करेंगे? हम यूज करेंगे सिलेक्ट। ठीक है, क्या लिखेंगे? सिलेक्ट काउंट
ठीक है, सिलेक्ट काउंट, किसको काउंट करना है, रोल नंबर, ठीक है, सिलेक्ट काउंट रोल कॉमा मार्क्स, और मार्क्स को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। दूसरे कॉलम में हमको क्या करना है, मार्क्स लेना है, ठीक है। एक में हम क्या करेंगे, काउंट करना है रोल नंबर्स को कि टोटल नंबर ऑफ रोल नंबर्स कितने हैं, और दूसरे में हमको किसको सिलेक्ट करना है, दूसरे कॉलम में मार्क्स को, ठीक है। सिलेक्ट काउंट रोल कामा मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर हुआ, अभी तक कुछ भी चीज नहीं है, काउंट में काउंट आ जाएगा रोल नंबर का, मार्क्स में मार्क्स फ्रॉम द स्टूडेंट। अब क्या लिखेंगे हम, किस क्या करना है हमको, ग्रुप बाय, किससे ग्रुप करना है, ग्रुप बाय मार्क्स, ग्रुप बाय किसके हिसाब से अरेंज करना है, जो हमारा पूरा डेटा आएगा उसको किसके हिसाब से ग्रुप करना है, बाय मार्क्स की, मार्क्स हम हिसाब से हमको ग्रुप करना है कि भाई जो सेम मार्क्स वाले हैं उनका एक ग्रुप बन जाए और जो अलग अलग मार्क्स वाले उनका अलग ग्रुप बन जाए, मतलब कि उनका टोटल होके हमको मिले, ठीक है। काउंट रोल नंबर जो हमने लिखा है ना, तो सेम मार्क्स वाले का काउंट टोटल होके क्या हो जाए, ग्रुप बन के उनका टोटल आ जाए, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इस तरीके से लिखा, क्या लिखा, सिलेक्ट काउंट रोल, मतलब कि क्या करना है, सिलेक्ट करना है और काउंट करना है रोल नंबर को और मार्क्स को, ठीक है। और फ्रॉम स्टूडेंट्स ग्रुप बाय मार्क्स, किसके हिसाब से, स्टूडेंट के टेबल में ग्रुप बाय मार्क्स, मार्क्स को ग्रुप बाय करके मार्क्स को ग्रुप में जमा के क्या करना है हमको, डेटा को शो करना, ठीक है। आउटपुट आएगा तब हम इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। अननोन कॉलम मार्क्स और स्टूडेंट की जगह स्टूडेंट्स लिख दिया है, इसको क्या करते हैं, स्टूडेंट कर देते हैं। अब इंटर करते हैं, क्या लिखा है हमको, देखो काउंट रोल, यानी कि उसने क्या किया है, काउंट किया है हर एक रोल नंबर को, कितने, ग्रुप बाय मार्क्स की, मार्क्स का ग्रुप बनाए। तो उसने क्या किया, मार्क्स का ग्रुप बनाया, तो मार्क्स का जब ग्रुप बना तो उसने देखा कि 76 वाले कितने बच्चे थे, उसने बोला जब हमने रोल नंबर काउंट किए तो ऐसा एक ही बच्चा था। फिर 78 मार्क्स वाले कितने बच्चे थे, उसने काउंट किया तो एक ही बच्चा आया। 79 वाले कितने थे, दो बच्चे थे, तो ये क्या आ गया, ये, ठीक है। इस तरह 64 वाले कितने थे, पांच ही बच्चे थे, ठीक है। तो 64 वाले पांच बच्चे थे, इसलिए यहाँ पे कितना आया, इसका सम 5 आया। तो ये क्या किया उसने, ग्रुप बना दिया, 76, 79, 76, 78, 79 और 64, और उनके लिए क्या की उसने, एक सिंगल वैल्यू असाइन कर दी, यानी कि उनकी उसने क्या करी, समरी बता दी। यही काम किसका है, हमारा ग्रुप बाय का। वो क्या करता है, जो सिमिलर वैल्यूज है उनका एक ग्रुप बनाता है और उनके लिए एक समरी वैल्यू दे देता है, जैसा कि इस केस में हुआ है, ठीक है। तो ये क्या किया इसने, 64 वाले कितने थे, 5 थे, तो उनको क्या किया, समराइज कर दिया कि भाई 64 वाले डेटा के कितने रोल नंबर थे, 5 ऐसे रोल नंबर थे, और वो कौन कौन से थे वो हमने किससे पता कर लिए थे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट में अपन देख सकते हैं कि जो 64 वाले थे, ये देखो यहाँ से यहाँ तक कितने थे, 5 थे। तो उसने क्या किया, इन पांचों को ग्रुप करके क्या कर दिया, एक सिंगल डेटा दिखा दिया कि भाई इतने जो 64 नंबर वाले थे उनके 5 लोगों के डेटा थे, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा बेसिकली कौन करता है, ग्रुप बाय करता है, ठीक है। अब इसी में हम क्या कर सकते हैं, अब हमें क्या करना है, सपोज करो कि हमें कुछ कंडीशन लगानी है, कि हम चाहते हैं कि ग्रुप तो हो बट उसमें क्या हो, कुछ कंडीशन लगानी है। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, हैविंग, ठीक है। जैसे कि हमने बोला कि हमें तो ग्रुप बाय करना है, हमने बोल दिया कि यहाँ तक ग्रुप बाय करना है, सिलेक्ट काउंट रोल नंबर मार्क्स फ्रॉम द स्टूडेंट ग्रुप बाय मार्क्स। अब हमें क्या करना है, कुछ कंडीशन देनी है, तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं, कंडीशन दे सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, हैविंग, ठीक है। हैविंग से हम कंडीशन लगा सकते हैं, हैविंग मार्क्स कितने होना चाहिए, हैविंग मार्क्स ग्रेटर देन 64, ठीक है, या फिर 65, या हम कर देते हैं 65, ठीक है, 65 भी कर देता हूं। तो अब क्या होगा, सिर्फ उनका ही डेटा आएगा जिनके मार्क्स कितने हैं, 65 से ज्यादा हैं, उन्हीं के ऊपर ग्रुप बाय चलेगा और उन्हीं का डेटा हमको दिखेगा। तो हमने क्या देखा कि अब जो 64 वाला था, जो 5 लोगों को ग्रुप किया था उसने, वो वाला डेटा हट गया है। हमने क्या किया, हैविंग का यूज करके क्या कर दी, कंडीशन लगा दी कि भाई जिनके मार्क्स 65 से ऊपर हो, सिर्फ उन्हीं का डेटा ग्रुप हो और उन्हीं की एक समरी बने। तो 75 से ऊपर वाले कैसे कितने लोग थे, सिर्फ 3 ही लोग थे, ठीक है। तो ये 79 वाले कितने थे, ऐसे 2 रोल नंबर थे,
78 वाले 1 था और 76 वाले 1 थे, और जो 64 थे वो 65 से कम नंबर वाले थे, तो उनको ग्रुप करके उनकी समरी नहीं दिखाई दी। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लगा दी है, कंडीशन। और एग्रीगेट फंक्शन के केस में हम क्या करते हैं, जब भी हम काउंट यूज करते हैं, मैक्स यूज करते हैं, मिन यूज करते हैं, उस केस में हम कंडीशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हैविंग, और इसी को हमें पढ़ना था। ठीक है, तो सिंपली यहीं पे समझ में आ गया होगा कि हैविंग का काम क्या है, कंडीशन लगाना। द हैविंग क्लॉज वाज एडेड टू एसक्यूएल बिकॉज वेयर कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड विद एग्रीगेट फंक्शन। कि हम क्या कर सकते हैं कि वेयर कंडीशन या वेयर कीवर्ड का या वेयर क्लॉज का यूज नहीं कर सकते। कब? जब हम एग्रीगेट फंक्शन को यूज कर रहे हो, यानी कि काउंट, मैक्स, मिन, एवरेज, इन सब का यूज कर रहे हैं, तो हम वहां वेयर यूज नहीं कर सकते, इसलिए वहां पे हम क्या यूज करते हैं, हैविंग यूज कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हैविंग क्लॉज। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट, जो कि हमारा आखिरी है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं, हाँ ये हमारा आखिरी है और यही हमारा ये पूरे चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है एसक्यूएल में, जो है कि हमारा ऑर्डर बाय है। ठीक है, देख लेते हैं ऑर्डर बाय क्या करता है। तो ऑर्डर बाय कीवर्ड इज यूज्ड टू सॉर्ट रिजल्ट सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जो भी हमारा डेटा है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है, उस केस में हम क्या यूज करते हैं, ऑर्डर बाय। ठीक है, ये तो पहले भी पढ़ा होगा। जैसे कि मैंने लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, ये हमारे पास डेटा है। अब यहाँ पे देखो मार्क्स कैसे लिखे हुए हैं, कैसे भी लिखे हुए हैं। पहले 68 है, 76 है, फिर 78, 79 और लास्ट में क्या है हमारे पास 64। तो मैं चाहता हूं कि ये डेटा किस हिसाब से जम जाए, मार्क्स के हिसाब से, कि पहले जिसके सबसे ज्यादा हैं उसके मार्क्स डिस्प्ले हो और उसके बाद किसका डिस्प्ले हो, जिसके मार्क्स सबसे कम है। ठीक है, तो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर करना है, तो हम क्या करेंगे, ये सब पूरा का पूरा यही लिखाएगा। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट से तो ऊपर वाला डेटा आ गया, क्या लिखेंगे, ऑर्डर बाय, किसके हिसाब से ऑर्डर करना है, सॉरी ऑर्डर बाय किसके हिसाब से ऑर्डर करना है हमको, मार्क्स, किसके हिसाब से मार्क्स करना है ऑर्डर, मार्क्स के हिसाब से क्या करना है हमको, ऑर्डर करना है, ASC यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। क्या किया, एंटर किया। जैसे ही आप डेटा को देखोगे तो क्या समझ में आ रहा है, सारे के सारे जो मार्क्स हैं वो कैसे अरेंज हो गए हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। पहले सबसे छोटा आ गया, फिर उसके बाद बड़े नंबर। ASC मतलब क्या हुआ, हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया है। मार्क्स के हिसाब से हमने किसके हिसाब से जमाया है, मार्क्स के हिसाब से, इसलिए पहले जिनके मार्क्स कम थे वो अरेंज हुए हैं और उसके बाद 76, 78, 79, 79। ठीक है, तो ये हुआ अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ASC लिखा। अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा करना है कि हम चाहते हैं कि पहले जिनके ज्यादा नंबर आए उनका डेटा आए, तो हम क्या लिखेंगे, DESC। क्या लिखा हमने, DESC यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब यदि मैं इसको इंटर मारूंगा तो क्या आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा डेटा आ गया। कैसे आया, 79, 79, 78, 76 और 64, 64, 64, 64, यानी कि जिनके मार्क्स कम थे उनका बाद में आया डेटा और जिनके मार्क्स ज्यादा थे उनका ऊपर आया डेटा। ठीक है, वो भी अरेंज है किस फॉर्म में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये क्या काम करता है, ऑर्डर बाय हमारे डेटा को अरेंज करता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, बाय मार्क्स, मार्क्स के हिसाब से जमाया इसलिए मार्क्स जमे। यदि हम यहाँ पे रोल लिखते तो रोल नंबर के हिसाब से लिखते, जैसे रोल DESC लिखते, ऑर्डर बाय रोल, तो वो रोल नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा देता। तो सबसे पहले किसका आता, 8 लोगों का डेटा है तो पहले 8 या 9 लोगों का डेटा है तो पहले 9 आया। देखो यहाँ पे देखो, पहले कौन सा रोल नंबर आया, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और यहाँ पे मार्क्स में हमने अरेंज नहीं किया है तो मार्क्स उनके उसी हिसाब से मिले हैं। पर अब किस हिसाब से डेटा जमा है, रोल नंबर के हिसाब से, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, और असेंडिंग लिखेंगे तो जैसा डेटा अभी डाला था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यहाँ पे खत्म होती है हमारी यूनिट 2, जो कि है हमारी डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल। ठीक है, और हमने ये पूरी की पूरी वीडियो और पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर चुका है यूनिट 2 का, और वन शॉट में हमने पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर चुका है। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करें। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं हमारी नेटवर्किंग वाला चैप्टर, और उसमें हम कोशिश करेंगे कि उसको भी वन शॉट में पूरा का पूरा कवर अप करें। यह वीडियो कैसी लगी लिंक में जरूर बताना। ठीक है, वीडियोस में, और ये जो PDF है इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, किसी टेलीग्राम चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है। और टेलीग्राम चैनल तो आप ज्वाइन कर ही लें क्योंकि वहां पे मैं इसको शेयर करूंगा।
ठीक है। लेकिन डाउनलोडेबल लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहीं से क्लिक करके आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।